गिरते हैं जब हम तो उठाते हैं शिक्षक, गिरते हैं जब हम तो उठाते हैं शिक्षक, जीवन की राह दिखाते हैं शिक्षक। अंधेरा यहाँ, अंधेरा यहाँ पर शिक्षक दीपक बन जीवन को रोशन करते हैं शिक्षक, जीवन को रोशन करते हैं शिक्षक। कभी नन्ही नन्ही आंखें नम जो हो जाए, कभी नन्ही नन्ही आंखें नम जो हो जाए, तो दोस्त बनकर मुस्कुराना सिखाते हैं शिक्षक, जीवन की राह दिखाते हैं शिक्षक। झटकती है दुनिया जब कभी हाथ, झटकती है दुनिया जब कभी हाथ, तो झटपट हाथ बढ़ाते हैं शिक्षक। साथियों नमस्कार, टीचर्स ऑफ बिहार के लेट्स टॉक कार्यक्रम में मैं खुशबू आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, टीचर्स ऑफ बिहार शिक्षकों का, शिक्षकों के लिए और शिक्षकों के द्वारा चलाया जाने वाला बिहार का सबसे बड़ा प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी है। और यहाँ पर हमेशा कई तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं, आयोजित होते रहते हैं। तो आज इसी श्रृंखला में आज भी हम जो कार्यक्रम लेकर के आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह काफी महत्व रखता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की। साथियों, जब एक शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करते हैं तो यह पुरस्कार सिर्फ उनका नहीं होता, बल्कि यह पूरे राज्य के लिए गौरव की बात होती है। यह गौरव सिर्फ उनके परिवार तक सीमित नहीं होता, यह गौरव पूरे राज्य का होता है, पूरे शिक्षक समाज का होता है। तभी तो हर एक राज्य चाहता है कि उनके यहाँ से शिक्षक ज्यादा से ज्यादा संख्या में पुरस्कार ग्रहण करें। पर क्या आपको पता है कि बिहार में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए कितनी सीटें उपलब्ध हैं? क्या आपको पता है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या आपको पता है कि कौन कौन से नियम और कानून लागू हैं इसको करने के लिए? कैसे, क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है इसको प्राप्त करने के लिए? आज तमाम उन सवालों के जवाब हम लोग जानेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने सहयोगी को आमंत्रित करना चाहती हूँ, डॉक्टर विनोद कुमार उपाध्याय जी, जो कि राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय अहियापुर अरवल के शिक्षक हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद खुशबू जी। ये आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारा यह मंच एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम लेट्स टॉक शुरू कर रहा है और काफी महत्वपूर्ण विषय पर हम लोगों ने आज ये बात करने की सोची है। यह टॉपिक है तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, लेकिन हम लोग अब देखते रहते हैं ये हमेशा कि इस महत्वपूर्ण विषय को भी लोग बहुत ही गंभीरता से नहीं लेते हैं, जबकि हम लोग हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि भाई इस पुरस्कार के लिए अप्लाई किया जाए, इसमें लगा जाए, जो हम काम कर रहे हैं उन लोग सभी लोगों के बीच ये काम भी हमारा आए, हमेशा प्रयास हमेशा करते हैं, लेकिन लोग बहुत ही हल्के में इन चीजों को लेते हैं। तो निश्चित ही हम लोगों को इसमें जागरूक होना होगा और इसके लिए काफी प्रयास करना होगा। हाँ, कुछ कारण बात ये ऐसी होती है ना कि जागरूकता की कमी है शिक्षकों में। इसी वजह से हमें शिक्षकों को बताना होगा कि ये जो प्रोसेस है बहुत बहुत आसान प्रोसेस है, ये आज हम लोग जानेंगे। और शिक्षकों को बताना होगा ये जो आपको पुरस्कार मिल रहा है ये सिर्फ आपका पुरस्कार नहीं है, ये पूरे राज्य का पुरस्कार होता है। और इस बार तो पूरे देश भर में से 46 शिक्षकों को ये पुरस्कार मिलने जा रहा है और अपने बिहार राज्य के 2 शिक्षक इसमें इस बार पुरस्कार ग्रहण करेंगे। जी हाँ विनोद जी। जी, ये कहना था कि हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम जो किया इसमें ये एक अच्छी बात यह है कि हमारे बीच से खुद वही शिक्षक उपस्थित हैं जिन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार की जो घोषणा हुई है बिहार के लिए, ये नॉमिनेटेड हुए हैं। इसलिए हमारे लिए, हम शिक्षकों के लिए और ये टीचर्स ऑफ बिहार मंच के लिए निश्चित ही ये खास कार्यक्रम है। और हमारे गेस्ट जो हैं आदरणीय सौरभ सुमन जी और निशी कुमारी मैम, दोनों हमारे लिए बहुत ही खास हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग उनका खूब गर्मजोशी के साथ स्वागत करें हमारे इस मंच पर। बिल्कुल बिल्कुल।
सौरभ सुमन सर कंप्यूटर के शिक्षक हैं। ये सुपौल जिले से आते हैं और ये है ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज से। और हम लोगों ने जाना है कि ये सुपौल के पहले ऐसे शिक्षक हैं जिनको ये राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने की घोषणा हुई है। तो आइए हम स्वागत करते हैं अपने बीच आदरणीय सौरभ सुमन सर का और आदरणीय निशी कुमारी मैम का। जी सर, सुमन सौरभ सर आई थिंक टेक्निकल इशू के कारण जुड़ नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, जैसे ही वो आते हैं हम लोग उनका स्वागत करते हैं। अभी मैं अपने दूसरे अतिथि को आमंत्रित करना चाहूंगी, निशी कुमारी मैम। निशी कुमारी मैम महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय जी मैम। निशी कुमारी मैम महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरूपुर पटना की शिक्षिका हैं और इन्होंने बहुत सारा कार्य किया है, पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया बच्चों के प्रति, शिक्षा के प्रति। इन्होंने बालिका स्वास्थ्य और सैनिटरी पैड पर काफी योगदान दिया, बहुत सारा कार्य किया है, इस कारण इनको इतना बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। मैम आपका और सुमन सौरभ सर अभी तो हमारे बीच नहीं जुड़े हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मैम। और एक बहुत बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों ने ना सिर्फ शिक्षक समाज का बल्कि पूरे बिहार राज्य को गौरवान्वित किया है। आपका तहे दिल से स्वागत है मैम और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद टीचर्स ऑफ बिहार का जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है, और सारे शिक्षकों के लिए मतलब मैं समझती हूँ ये ज्यादा अच्छा है कि आप लोगों ने पहले ही ये लाया है, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन का टाइम आता है और उस समय ऐसे जैसे टॉक शो जब आते हैं तो उतना फायदा नहीं करेगा जितना अभी से ज्यादा अगर जो लोग सर्च करके या अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके रखेंगे तो उनको फायदा मिल सकता है। बिल्कुल मैम, हम आपसे इसको डिजर्व करते हैं तो उनको फायदा मिल सकता है। जी मैम, हम अभी आपसे और सुमन जी से बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछेंगे और बहुत सारे दर्शकों के सवाल भी आएंगे, सभी हम लोग उस पर बात कर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये आप दर्शकों से अपील करना चाहती हूँ कि यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कुछ आकांक्षाएं हैं, कुछ पूछना है मैम से या सर से, तो आप जरूर अपने प्रश्न पूछें। और दूसरी बात ये कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, वो इसलिए क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिन शिक्षकों को सम्मान मिलने जा रहा है, जिन शिक्षकों को सम्मान मिलने जा रहा है, वो सम्मान प्राप्त करने से पूर्व ही हमारे इस मंच पे आए हैं ये बताने के लिए कि इनको यह सम्मान क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, इन्होंने क्या ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से इनको सम्मान मिला। चलिए, सुमन सौरभ हमारे बीच हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आप राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जीत चुके हैं। आपको 5 सितंबर को यह पुरस्कार मिलेगा। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर इस कार्यक्रम में आपका। थैंक यू मैडम। चलिए सुमन सर, बिल्कुल ना देर करते हुए हम लोग कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले जो है मैं जानना चाहूंगी, मेरे दर्शक जानना चाहेंगे सर कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे कम उम्र में आप, बहुत कम उम्र में आप ये पुरस्कार ग्रहण करने जा रहे हैं। यदि मैं भूल नहीं कर रही हूँ तो आई थिंक आपने 2015 में शुरू किया था अपनी ये जर्नी एज अ टीचर विद्यालय में, और 2015 से 2022 बहुत कम समय में आपने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार बस ग्रहण करने जा रहे हैं। तो आपको कैसा फील हो रहा है सर, ये हमारे दर्शकों को बताएं। मतलब सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। इससे मुझे भी मुझे प्रोत्साहन मिलेगा आगे के लिए और अन्य शिक्षकों को भी मिलेगा। और ये बहुत मतलब खुशी की बात है। जब पहले मैं दूसरे शिक्षकों को देखता था ये पुरस्कार लेते हुए तो मैं उनसे बहुत मोटिवेट होता था, और आज जब मुझे ये मिल रहा है तो बहुत सब शब्द में बयान करने की खुशी मतलब बहुत मुश्किल है। जितने लोगों के फोन कॉल्स और जितने मतलब फोन आ रहे हैं वो तो वही महसूस हो रहा है कि मैंने कुछ बड़ा काम कर लिया है। खुशबू जी, एक चीज ऐसा होता है कि कभी कभी लोग ये पूछते हैं कि जैसे अपने सौरभ सुमन सर बहुत हाल ही में शिक्षा व्यवस्था को ज्वाइन किए हमारे बिहार में 2015 में, वहीं निशी मैम लगभग सर्विस के अंतिम पड़ाव की ओर हैं, और इन दोनों को पुरस्कार मिलना तो निशी मैम को लगता होगा कि मैं यहाँ आकर के पाई और सौरभ सर को लगता होगा कि आते आते मुझे मिला, या और लोगों को इस तरह के प्रश्न
मन में आते होंगे। तो मैं निशि मैम से पूछना चाहता हूँ कि निशि मैम, आप कैसा महसूस कर रही हैं इतने दिनों तक शिक्षा व्यवस्था में रह करके, शिक्षा की सेवा करके, और अब यहाँ आकर के आपको जब यह पुरस्कार मिल रहा है तो आप कैसा अनुभव करती हैं, कैसा महसूस होता है आपको? नमस्ते सर। देखिए 2007 में मैं ज्वाइन की थी, तो काम करना शुरू किया तो अवार्ड के लिए तो दिमाग में भी कहीं नहीं था। उसके पहले मैं 3 साल केवी में एडहॉक पे और 3 साल ईशान में पढ़ाई थी। केवी में पढ़ाने का कहिए कि मुझे फायदा बहुत मिला, और ईशान में कैसे काम करते हैं, इस चीज को फास्ट कैसे करते हैं अंडर प्रेशर भी, इस चीज को मैंने सीखा। ईशान इंटरनेशनल में पटना के पढ़ाई हुई थी। करीब तीसरे सेशन में मैं छोड़ी थी ईशान को, और वहां मुझे कहा गया था, मैं आज आपके मन से शेयर कर रही हूँ, कि निशी कहाँ जा रही हो, वहां तो तुमको चेयर भी नहीं मिलेगा, तुम 1 महीने में लौट के आ जाऊंगी। तो मैं यही कह के वहां से निकली थी कि सर अभी बॉल मेरे पाले में है, और जब टैलेंट है नहीं पसंद आएगा तो फिर लौट के आ जाएंगे। और आज तो नंबर नहीं है ईशान का कि किसी के पास मैं फोन करके और ये भी बोला था कि यहाँ को तो सर अच्छे टीचर मिल जाएंगे, पर मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ शायद अच्छे टीचर उन बच्चों को ना मिल पाए। और एज ए टीचर मैं सर बताना चाहूंगी कि पहले मैं कलेर में ज्वाइन की थी कुछ दिन 2006 में, जी। और 6 महीने मैं जून में जुलाई में छोड़ी, जुलाई में यहाँ 7 में ज्वाइन की। उस 6 महीने में ही कलेर के लोग मेरे आसपास आके खड़े हो गए थे कि मैम आपको यहाँ क्या तकलीफ है, आप क्यों जा रही हैं, सारी सुविधाएं आपको देंगे। क्योंकि उनकी बच्चियां उसी 6 महीने में सब लोग निश्चिंत होके भेजने लगे थे कि मैम है तो कोई चिंता नहीं है। तो हम बोले देखिए अभी मेरे बच्चों को मेरी बहुत जरूरत है। सही में मेरे बच्चे उसमें क्रूशियल स्टेज में 8th 10th में थे, 7th 8th में थे। हम बोले अभी बच्चों के लिए जाना होगा, अगर कभी समय मिला तो लौट के आएंगे, और आप लोग से कोई शिकायत नहीं है। और बाई चांस देखिए नेक्स्ट ईयर कलेर का बच्चा बिहार टॉपर बना, बिहार बोर्ड का। तो सब लोगों ने कहा कि मैं इतना पढ़ा के, जबकि हकीकत है 6 महीना में मैं कितना पढ़ाती, पर टॉपर बन गया, ये गर्व की बात है। पर यहाँ जब आई तो देखा कि जहाँ प्राइवेट स्कूल से मैं पढ़ा के गई थी तो बच्चे आते ही नहीं थे। बच्चे जो थे बहुत बड़े बड़े थे, लगता था अपनी उम्र वालों को पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ से क्वालिटी पे जो भी उपलब्ध था, घर के पुराने कैलेंडर लेकर, उस समय लैब भी नहीं था, पुरानी बिल्डिंग थी जो मतलब चूता था, उसी को मरम्मत करा के क्लासेस चलते थे। तो हम लोग बच्चों के अपने जो स्कूल के बैग पुराने थे उसको ले जा करके रखती थी, किताबें जो चीज बनवाती थी, कैलेंडर को स्टाफ रूम में टांगती थी। और ऐसे धीरे धीरे तो 10 साल तक तो मैं एकदम मतलब कहिए तो चुपचाप विज्ञान के लिए मैं काम करती रही हूँ कि कैसे, और काम की उसमें मैंने ये ध्यान रखा बच्चों का कि गांव के बच्चे हैं तो टैलेंट तो होता है कहीं भी, 100% कहीं टैलेंट नहीं होता, चाहे प्राइवेट जी स्कूल हो या स्कूल हो। जी जी। तो मैंने उनमें पैदल बच्चे आते थे, साइकिल से आते थे, तो उन साइंस के लिए मैंने उनके ऑब्जर्वेशन पे काम किया, उनके क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए को करिकुलर एक्टिविटी से उनको जोड़ा, ताकि वो फ्री तो हो ही, उनके अंदर का जो टैलेंट है तो वो निकल के आए और वो स्कूल में टिक सके। जब वो जी पेंटिंग करने लगे, पेंटिंग सबसे आसान तरीका था, और ये मटेरियल उपलब्धि कराना मेरे लिए आसान था। स्केच जी मैम, पेन, चार्ट पेपर, इसको हम डेयर कर सकते थे। बिल्कुल। तो आपका आपका जो ये डेडिकेशन है ना, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आप जो जो सारी बातें बता रहे हैं ये हम दर्शकों को बतौर दिखाएंगे, क्योंकि आपने जो प्रेजेंट किया है वो सारे अभी दर्शकों को दिखाएंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले मैं सुमन सौरभ जी के पास आती हूँ। आप दोनों से एक्चुअली ये सवाल है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करना है तो आप इनके पास चले जाइए, आपकी लंबी पहुंच होनी चाहिए, आपको आपके पास पैसे होने चाहिए, आप फलाना के पास चले जाइए जिनकी लंबी पहुंच है। तो इन इन तमाम सारी बातें आती है, सारी बातें आती है। तो ये इसमें कहाँ तक सच्चाई है? और दूसरी बात कि आपने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जो आप यहाँ तक पहुंचे हैं? सुमन सौरभ जी।
जी मैम, पहले तो मुझे कहीं ऐसी रुकावट नहीं मिली अभी तक जहाँ पैरवी करना पड़े, क्योंकि आपका काम ही बोलता है। जब डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्शन हुआ तो मेरे डीओ सर ने मुझे वेरीफाई करने के लिए बुलाया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ सभी तुम्हारे लिए पॉजिटिव बोल रहे हो, क्यों, ऐसा क्या बात है? तो हम बोले कि स्टाफ जो वहाँ के थे डीओ ऑफिस के, तो मैंने बोला डीओ सर को, सर आप किसी भी प्रिंसिपल, किसी भी टीचर से जिला के पूछ सकते हैं मेरे बारे में, आपको सेम बात मिलेगी। तो मैंने कॉन्फिडेंटली ये बात बोला, क्योंकि मुझे विश्वास था कि लोग मेरे बारे में अच्छे फीडबैक देंगे। तो वहाँ से जिला से मेरा नाम गया। स्टेट में तो कमेटी का भी पता नहीं चलता कौन कमेटी मेंबर है वहाँ पर, सीधे रिजल्ट अनाउंस होता है, और वो भी स्टेट से डायरेक्ट रिजल्ट आता है और नेशनल से भी आता है। तो हम लोग तो बहुत दूर इलाके में हैं, यहाँ से तो और पटना बहुत दूर है कि पहुँचे, लेकिन आज सोशल मीडिया है कि आप अपने काम को प्रेजेंट करते हैं, और अगर आप रेगुलर अपने वर्क को सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं लोगों को, और तो कहीं अचानक से कोई नाम आता है तो लोगों को थोड़ा डाउट होता है, ये तो कोई जानता नहीं। लेकिन अभी तो बहुत ओपन प्लेटफॉर्म है हम लोगों के पास, जिसके थ्रू हम लोग अपने वर्क को लगातार दिखा सकते हैं। जी मैम। सर एक सवाल ये है खुशबू जी, कि जैसे ये हम लोग भी जानना चाहते हैं और दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आखिर सौरभ सुमन सर और निशी मैडम ने कौन सा ऐसा विशेष काम किया, या जैसे स्कूल के लिए कौन सा इन्होंने काम किया, किस विशिष्ट कार्य के लिए ये पहचाने गए या थोड़ा अलग हटके ये रहे जिनकी वजह से इनको पुरस्कार मिला। अगर सर कुछ शेयर करना चाहें कि इनका विशिष्ट कौन सा काम है, या मैम का कौन सा विशेष काम है जिसके लिए इनको एक अलग पहचान मिली और ये राष्ट्रीय पुरस्कार की ओर आगे बढ़े, तो शायद हम लोगों को अच्छा लगेगा और दर्शक भी जरूर जानना चाह रहे होंगे इन चीजों को। बिल्कुल, हमारे दर्शक इसी बात का तो इंतजार कर रहे हैं। इस वजह से ही तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि शिक्षक पुरस्कार ग्रहण करने से पहले हमारे इस मंच पे आ करके ये बताने जा रहे हैं कि इनको ये पुरस्कार क्यों मिलने जा रहा है। तो चलिए सुमन सौरभ जी, आप प्लीज, सॉरी सौरभ सुमन जी, मैं बार बार आपका नाम उल्टा ले लेती हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूंगी। तो आप प्लीज अपने पीपीटी को शेयर करें। टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगी कि आप प्लीज पीपीटी को शेयर करें, और सुमन जी उसको प्लीज आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने कौन कौन से ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से आप अवार्ड के हकदार हुए। खुशबू जी एक बात मैं बीच में ही टोक रहा हूँ अभी, कि निशी मैम कलेर का नाम ले रही थी। कलेर मेरे ही जिले में आता है, जहां मैं हूँ अरवल जिले में, और यही का एक ब्लॉक है कलेर, तो और वहीं का लड़का टॉप किया है। तो मुझे, मैं अरवल जिले की ही हूँ, मेरा ससुराल वही है। अरे वाह, तब तो मेरे लिए और नजदीकी बात हो गई। तो आपके होम टाउन की हूँ मैं जी, तो आए देखा जाए, सौरभ सर कुछ शेयर कर रहे हैं। हाँ। उन चीजों को फिर हम लोग बात करते हैं। ठीक। थोड़ा ये फुल स्क्रीन हो सकता है क्या? टेक्निकल टीम से निवेदन होगा कि स्क्रीन फुल कर दें। जी मैम। जी सुमन सर। हाँ, पहले तो मैं आगे बढ़ने से कुछ बात बताना चाहूंगा कि हेलो। जी बोला जाए। हाँ मैम, मैं पहले एक पीपीटी आगे बताने से पहले मैं कुछ बात बताना चाहूँगा कि इस अवार्ड के लिए जो हम लोग सेल्फ नॉमिनेशन करते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चनायर होते हैं, वो 100 नंबर्स के होते हैं, उसको हम लोग फिलअप करते हैं, और उसका स्क्रीनिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, वहाँ मार्किंग होता है, और फिर वहाँ से जिला से 3 नाम स्टेट में जाते हैं, और स्टेट अपने कमिटी से फिल्टर करते हैं नेशनल के लिए 6 लोगों को। तो उन लोगों का क्या क्राइटेरिया है, शायद यही क्वेश्चनायर पे वो लोग फिर अपने मार्किंग करते होंगे। अभी ये चीज़ बहुत क्लियर नहीं हम लोगों को, लेकिन वो मेन क्वेश्चनायर है। लेकिन प्रेजेंटेशन जब हम लोग को नेशनल मिला, तो प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग को गाइडलाइन आया कि हम लोग को 10 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें 7 मिनट में पीपीटी को प्रेजेंट कर देना है, और 3 मिनट क्वेश्चन सेशन होगा, क्वेश्चन आंसर का सेशन। तो इसमें बहुत लोग क्या करते हैं, जो फॉर्म फिलअप करते हैं वही क्वेश्चन को पीपीटी में हूबहू रख देते हैं,
उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो वहाँ मिला ही है। यहाँ वो आपसे इंटरेक्ट होते हैं, जो बातें आपको शॉर्ट में बोलनी है अपने, वो पीपीटी के माध्यम से बोलना था। और ये भी था कि हमें पीपीटी पढ़ना नहीं था लाइन बाय लाइन, हमें बस इंटरेक्ट करना था। मतलब शॉर्ट में हम अपने पीपीटी का स्लाइड देखें और अपनी बात को एक्सप्लेन करें वहाँ, वो लाइन बाय लाइन रीडिंग नहीं देना था वो। तो इस चीज का हम लोग को सचिवालय में एक दिन पहले हम लोग को बताया गया, और सभी शिक्षकों में काफी 6 शिक्षक बहुत विशिष्ट थे अपने अपने फील्ड में, और हम लोग एक दूसरे में सहयोगात्मक भावना थी, सब एक दूसरे का कोऑपरेट किए। ये नहीं था मैं पीपीटी अपना नहीं दिखाऊंगा, सब एक दूसरे में करेक्शन कर रहे थे। और फिर हम लोग प्रैक्टिस भी किए आपस में। तो ये चीज के साथ हम पीपीटी पेश करने जा रहे हैं अपना। तो सबसे पहले तो अपना इंट्रो पे जी, सबसे पहले तो अपना इंट्रो पेज मेरा है ये, जिसमें अपना इंट्रोडक्शन स्कूल का नाम है। और फिर नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पर अपने विद्यालय का लोकेशन था कि मैंने बताया मेरा विद्यालय सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडल में है, और मेरा कोसी क्षेत्र है ये। तो फिर भी बाढ़ग्रस्त एरिया के होने के बावजूद मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फिर मेरा थोड़ा सा प्रोजेक्ट में मैं जो दिखाना चाह रहा था, थोड़ा नीचे आइएगा, हाँ थोड़ा ऊपर, हाँ वो ब्लू वाला, ठीक है ठीक है। मैं अपने प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में जो दिखाना चाह रहा था, जूरी मेंबर उसको ना रिकॉग्नाइज करके मुझे उन्होंने बोला भी वही बात। मैंने अपने काम को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। मैं अपने स्कूल स्तर पे मैंने क्या किया, समुदाय के लिए क्या किया, डिपार्टमेंट के लिए क्या किया, और जूरी मेंबर का फीडबैक भी था कि आपने विद्यालय के साथ साथ अपने बिहार के लिए भी आप काम कर रहे हैं, खुशी की बात है। ये फीडबैक मुझे मतलब इंटरव्यू में ही मिला, तो खुशी भी हुई कि मैं जो चाह रहा था वो चीज उन्होंने देखा भी। तो पहले तो मैं कैटेगराइज कर लिया अपने कामों को, ताकि वो भी क्लियरली समझ पाए। तो पहले मैं विद्यालय स्तर पे अपने काम को दिखाया। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पर मेरा पहला अचीवमेंट था कि मैंने अपने स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना कराई अपने प्रिंसिपल श्रीमती पूनम यादव के सहयोग से, जिसका फायदा ये हुआ कि मेरे स्कूल में रिसोर्स की कमी नहीं थी। जितने भी सारे स्कूल में साइंस लैब होते हैं हाई स्कूल में, लेकिन अटल टिंकरिंग लैब कुछ खास स्कूलों में है। ये कोसी क्षेत्र का पहला लैब था यहाँ पर, बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस समय हम लोग के स्कूल में ये। और अब तो 2-3 और आ गए हैं। तो ये इनोवेटिव लैब होना एक नीति आयोग द्वारा मिलता है, और इसमें हम लोग बच्चे को इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनाने लगे, जिसमें हुआ क्या कि पहली बार में ही एक अचीवमेंट आया कि हम लोग को स्टेट बेस्ड मॉडल का अवार्ड मिला। उसके फोटोग्राफ्स, पेपर कटिंग, ये सब लगे हुए हैं। और आगे बताइए, ये सब उसके सर्टिफिकेट्स हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए, मतलब जो आप अचीव किए उसका पेपर कटिंग, सर्टिफिकेट। उसके बाद एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में भी हम लोग को इनवाइट किया, जिसमें हमारे स्कूल के बच्चियों ने स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक बनाया था। ये ब्लाइंड स्टिक था कि जो दिव्यांग होते हैं, जो आंखों से नहीं देख सकते हैं, अगर वो स्टिक लेके चलेंगे तो सामने अगर कोई ऑब्स्टेकल आता है तो 2 फीट पहले ही ये स्टिक अलार्म करने लगता था, ठीक है। तो ये उसको टकराने से बचाता है। तो इसके सर्टिफिकेट यहाँ देखिए, एनसीईआरटी में एक ब्लाइंड बच्ची इस स्टिक को लेके चल रही है, उसके फोटोग्राफ्स भी थे, सर्टिफिकेट। शिक्षा मंत्री ने इसे प्राइज दिया था, और ये सारी चीज के वीडियो एविडेंस भी इंक्लूड थे। ये प्रेजेंटेशन थोड़ा सा मेरा ओल्ड है, लेटेस्ट में नहीं भेज पाया, तो थोड़ा इसमें करेक्शन है। वो वीडियो लिंक्स भी अवेलेबल थे, ताकि अगर उनको इसको प्रूफ करना हो मुझे कि नहीं ये सही है, तो प्ले करके उस इनोवेशन को देख सकते थे, कैसे वो बच्ची चल रही है, कैसे ऑब्स्टेकल आ रहा है, कैसे अलार्म बज रहा है। उसके बाद मैम, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे टेक्नोलॉजी की बात हो रही है नए, जिसमें गेम डेवलपमेंट की भी बात हो रही है कि बच्चे गेम बनाना सीखें। तो इसमें हमारे बाई चांस एससीईआरटी ने लास्ट ईयर एक थीम लिया था। हर साइंस एग्जीबिशन में बहुत सारे थीम आते हैं और सब थीम होते हैं, तो गेम डेवलपमेंट एक थीम आया। तो शायद ये एज ए कंप्यूटर टीचर कहिए, या जो मुझे गेम डेवलपमेंट मैंने अपने बच्चों को सिखाया, और स्टेट लेवल पे फर्स्ट प्राइज मेरे स्कूल की बच्ची को मिला, और उस गेम का भी वीडियो इसमें इंक्लूडेड था साथ में। नेक्स्ट, वो पेपर कटिंग सर्टिफिकेट्स सारे लगे हुए हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक एनसीईआरटी का सर्टिफिकेट।
टाइम टू टाइम एनसीईआरटी बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अगर बुरा ना माने तो बहुत सारे हम लोग टीचर्स भी एक काम क्या होता है, सर्टिफिकेट लेने के लिए हम लोग उसका आवर्स पूरा कर लेते हैं, उसको सीखते नहीं है रियल में। तो आप देखिएगा सर्टिफिकेट में गेम डेवलपमेंट का 7 डेज ट्रेनिंग है, वहाँ लिखा हुआ है उस ऊपर में। तो उस सर्टिफिकेट में 7 डेज गेम डेवलपमेंट ट्रेनिंग सीरियसली मैंने किया था, और इसका ये फायदा हुआ कि मुझे गेम डेवलपमेंट में बच्चियों को ट्रेन करने का मिला। तो ये हुआ कि डिपार्टमेंट भी जो ट्रेनिंग देती है हम वो करते हैं, तो इस चीज को भी मैंने दिखाया। नेक्स्ट। क्योंकि मेरा स्कूल थोड़ा सा खास हो जाता है इनोवेशन को लेकर, क्योंकि यहाँ हम लोग पहले क्या था कि मतलब एक बात मैं बोलूँगा, अगर बुरा थोड़ा नहीं लगे किसी को, मैं कंप्यूटर शिक्षक हूँ, और मैं मानता हूँ कि मैं पूरे बिहार में एकमात्र कंप्यूटर शिक्षक हूँ जो विज्ञान प्रदर्शनी में जाता हूँ। ज़्यादातर विज्ञान प्रदर्शनी में विज्ञान शिक्षिकाएं जाते हैं, मैथ के शिक्षक जाते हैं, एक कंप्यूटर शिक्षक में एकमात्र मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि मैं इस क्षेत्र में मैं भी जाऊं। मैंने शुरू में विज्ञान प्रदर्शनी में जाना शुरू किया, देखा कैसे है, तो मैंने पाया कि मेरे विश्वविद्यालय की बच्चियां या बहुत सारे स्टैटिक मॉडल लेके जाते थे, थर्माकोल पे सजा दिए कुछ भी और उसको प्रेजेंट करते थे। तो मैंने सोचा कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों का इंक्लूड हो रहा है अभी साइंस एग्जीबिशन में। तो साइंस तो है, टेक्नोलॉजी नहीं हो, जहाँ वर्किंग मॉडल की बात होती है, जहाँ तकनीक का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। तो मेरे स्कूल में एटीएल होने के कारण हम लोगों ने इस पे रेगुलर काम करना शुरू कर दिया। ये वॉइस कंट्रोल बल्ब है, जो आप अगर बोलिएगा ऑन तो बल्ब, घर के बल्ब ऑन हो जाएंगे, ऑफ बोलिए तो ऑफ हो जाएंगे। तो उसके पेपर कटिंग ये लगे हुए थे, स्कूल के बच्चे इसमें हैं। नेक्स्ट। ये हम लोग हर ओकेजन पे बच्चियों से इनोवेटिव आइडिया शेयर करते हैं। तो सेम दिवाली में यही कंसेप्ट हम लोग लगाएं कि जो दिए घर में लगते हैं ये भी वॉइस कंट्रोल हो जाए, और जब भी मतलब हम ऑन बोले तो घर के दिए ऑन हो जाए फिर ऑफ हो जाए। इसके बाद बहुत सा इनोवेशन का मैंने चर्चा किया। ये बाढ़ आने पे पहले मिलेगी सूचना, इसको भी नेशनल लेवल तक मुझे पुरस्कार मिला है कि हमारा एरिया कोसी क्षेत्र है, तो इसमें अगर कोई बाढ़, आपको वाटर लेवल बढ़ता है, पूल के पानी का जो नदी होता है वहां पर, जब भी डेंजर के कंडीशन में आएगा वो, तो सारे अधिकारी के मोबाइल पर ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा। ये काफी यहाँ पे नाम हुआ इस प्रोजेक्ट का। रेलवे सुरक्षा, इसको भी नेशनल अवार्ड मिला है, जो रेलवे कट के समस्या को हमने समाधान किया था। यहाँ पर स्मार्ट आई कार्ड है, ये कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बना। हमको लगता है कि सरकारी स्कूल में पहली बार किसी रोबोट के द्वारा फ्लैग मार्च हुआ होगा, वो मेरे स्कूल में हुआ था, वो उसका भी वीडियो अटैच है इसमें। यहाँ पे जो अभी आपको पेपर कटिंग दिख रहा है, स्मार्ट बेंच करेगा कोरोना के संक्रमण से बचाव। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैट्रिक के एग्जाम के समय बिहार बोर्ड से गाइडलाइन निकला था कि बच्चों को ट्रायंगुलर शेप में बैठाना है, यानी फर्स्ट बेंच पे एक बच्चा, सेकेंड पे 2 बच्चा, फिर थर्ड पे 1 बच्चा सेंटर में, तो ट्रायंगल त्रिभुजाकार ऑप्शन हो। वो पूरा ड्राइंग के साथ बिहार बोर्ड ने गाइडलाइन निकाला था। तो इम्प्लीमेंट हो या नहीं हो, उस प्रॉब्लम पे बच्चों के साथ मिलके ऐसा बेंच हम लोगों ने बनाया जो अगर ट्रायंगुलर शेप पे अगर बच्चे नहीं बैठते हैं तो वो बेंच में अलार्मिंग होते रहेगा। और जैसे कार में होता है सीट बेल्ट नहीं लगाइए तो अलार्म होते रहेगा, सेम चीज यहाँ पर होगा। इसके भी वीडियो अटैच थे, मैं सारे के प्रूफ हम लोग, वीडियो प्रूफ, पेपर कटिंग। इसके इनोवेशन के अलावा भी मैंने अपने वर्क दिखाए। विद्यालय स्तर पे मैंने स्कूल के खराब कंप्यूटर को मैं ठीक किया, प्रिंटर, स्कैनर, जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो सब की वहाँ पे जब कंप्यूटर टीचर के रूप में मैं आया उसकी व्यवस्था हुई। और मैं विद्यार्थियों से पेंटिंग झांक में, क्योंकि मैं पेंटिंग की भी मुझे हैबिट है, तो मैं हर ओकेजन पे कोई भी सामाजिक जागरूकता होता है तो पेंटिंग के जरिए, झांकी के जरिए मैं उसमें आगे रहता हूँ बच्चों के साथ। कंप्यूटर शिक्षक होने के नाते विद्यालय के जितने ऑफिशियल वर्क है वो सब में मैं सपोर्ट करता हूँ। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अपने स्कूल के लिए इनोवेशन के अलावा जो डे टू डे लाइफ में सपोर्ट करता हूँ। यूनियन का मैं अपना नोडल शिक्षक हूँ, ये सब मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। ये फोटोग्राफ्स कुछ बच्चों के साथ है। नेक्स्ट। हाँ, ये कुछ करीब एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया ने
मेरे वर्क को देखते हुए दिल्ली में मेरे न्यूज को कवर किया था। बहुत टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो भी दिल्ली एडिशन में, एक छोटे से जगह के बच्चे टीचर्स के काम को दिखाना बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगा, और हम लोग के बहुत उत्साह बढ़ा इसके काम करने का। और इसमें मेरे चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों के साथ एज ए मेल टीचर गाइड के रूप में काम करने में बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं। जैसे देर तक हम लोग रुक नहीं सकते हैं, कहीं जाना होगा तो फीमेल टीचर के साथ जाना होता है, तो वो सब चीजों बाधाओं को दूर मैंने कैसे किया उसकी चर्चा हुई। ड्रॉप आउट कम हुए, विद्यालय में नामांकन बढ़ा। अदर स्कूल के बच्चे आते हैं मेरे यहाँ स्कूल के मॉडल्स को देखने के लिए अक्सर। अब मैं सेकेंड लेवल पे समुदाय के लिए काम करने का मैंने बताया। यहाँ पर बताया मैंने कि जब कोरोना आया तो उस समय तक अचानक हम लोग के पास कोई डेटाबेस नहीं था, बच्चों का मोबाइल नंबर नहीं था, व्हाट्सएप नंबर नहीं था, सब कोई घर में थे, तो घर में करे क्या। तो मुझे लगा कि मैं कैसे बच्चों को कुछ पढ़ाऊं, कुछ बच्चे कैसे कनेक्ट हों। तो मैंने देखा कि टीचर्स ऑफ बिहार ऑलरेडी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग टीचर्स और बच्चे जुड़े हुए हैं। मैंने वहाँ के फाउंडर्स यूजर से फोन किया और बोला कि सर मैं एक ऐसा चीज सिखाना चाहता हूँ जिसके बारे में बड़े घर के बच्चे पैसे वाले तो पढ़ रहे हैं। आप लोग सब जानते होंगे कॉर्पोरेट कोडिंग सीखने का एक फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट चल रहा है, वो काफी एक्सपेंसिव है, ऐसे सबके लिए वो पॉसिबल नहीं है। मैंने वही चीज को फ्री में पढ़ाना शुरू किया और हजारों बच्चे टीचर्स जुड़े, किलकारी के बच्चे जुड़े। आज भी व्हाट्सएप ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है और उसमें काफी मतलब एक साथ बिहार के 5 डिस्ट्रिक्ट में कवर हुआ ये न्यूज। तो वो सब मेरे पेपर कटिंग्स वीडियो सारे इसमें भी अटैच थे। यहाँ पर एक और मैंने काम किया कि अभी सभी विद्यालय में बहुत सारे नॉन टीचिंग स्टाफ की कमी है, तो लोग काफी समस्याओं से क्या होता है जब एसएलसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होता है तो काफी भीड़ होते हैं, टीचर्स को भी इन्वॉल्व होने पड़ते हैं और वो ही एडमिशन रजिस्टर से मैनुअली नोट करना सारी डिटेल्स को काफी टफ होता है। तो मैं इस समस्या को काफी साल से देख रहा था। तो मेरे सुपौल जिले के एक प्रिंसिपल ने मुझसे कांटेक्ट किया, दूसरे स्कूल के, पहले मेरे स्कूल से नहीं हुआ, दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल ने। अब मेरे बारे में वो जानते थे कि मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया, मैंने उनके आइडिया पे सॉफ्टवेयर डेवलप किया और उनके स्कूल में इम्प्लीमेंट हुआ। अभी सुपौल के 2 स्कूल में चल रहे हैं, यहाँ सेकंड नहीं लगेगा बच्चे का एसएससी प्रिंट हो जाएगा और काफी प्रिंसिपल्स डिमांड भी कर रहे हैं इसको, हम लोग सर्कुलेशन में लगे हुए हैं। एक सोसाइटी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि एज ए स्कूल टीचर डिग्री कॉलेज में पढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है और बिहार के प्रतिष्ठित कॉलेज पटना विमेंस कॉलेज सबको जानते हैं उनके बारे में, वहाँ एडमिशन होना ही गर्व की बात मानी जाती है बच्चों के लिए। वहाँ इनोवेशन के लिए मुझे रिसोर्स पर्सन के रूप में इन्वाइट किया। आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में बच्चे लेक्चरर वहाँ पर हैं और वहाँ इनोवेटिव लैब मेरा शुरुआत किया हुआ है, मेरे ही गाइडलाइन में वहाँ सामान आए और ये मैं बहुत अभी भी गर्व महसूस करता हूँ एज ए स्कूल टीचर मैं डिग्री कॉलेज में जाकर उन लोगों को पढ़ाने का मुझे मौका मिला। जी सर, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे टोकूंगी कि समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा आप जी आगे बढ़िए। हाँ, तो यही फिर मैंने दीक्षा के लिए भी काम को आसान किया, उसके लिए ये डिपार्टमेंटल वर्क है, ये इसमें उसकी चर्चा थी। और ये एससीईआरटी के लिए भी मैं टीचर्स ऑफ बिहार से जब कोडिंग सिखा रहा था तो एससीईआरटी की ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर रश्मि प्रभा मैडम ने मुझे कांटेक्ट किया, मुझे उनसे कोई परिचय नहीं था। उन्होंने मुझसे पूछा क्या आप एनिमेटेड ई कंटेंट बनाते हैं, तो मैं कभी नहीं बनाता था, लेकिन उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजा और ऐसा हुआ कि लगातार 5-6 एनिमेशन बन गए और सारे एससीईआरटी पे अपलोड हो गए। और ये क्राइटेरिया भी है इसमें अंदर कि आप एससीईआरटी या एनसीईआरटी के लिए कंटेंट बनाए हैं कि नहीं, तो वो सारे ई कंटेंट अपलोड हैं। कुछ मैं अपने जिला स्तर पे डिफरेंट एक्टिविटी में टेक्निकल सपोर्ट देता हूँ, उसकी भी चर्चा यहाँ पर किया हुआ है, सारे आप लोग देख सकते हैं। मैं टेक्निकल टीम का भी मेंबर हूँ और कुछ फोटोग्राफ, पेपर कटिंग, ये सब मैंने लगाए थे। इसके बाद एक नेशनल सेमिनार मैंने अटेंड किया था, वो सर्टिफिकेट है। ये जो एनसीईआरटी के द्वारा लगातार जो भी आते हैं सर्टिफिकेट कोर्स मैं करते रहता हूँ, ये सब इंटरनेट सेफ्टी पे है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे है। तो मतलब ये मेन मेरा प्रेजेंटेशन नहीं था इससे, लेकिन माइनर इसमें करेक्शन हुआ था थोड़ा मेरा,
लेकिन ओवरऑल यही था। थैंक यू। बिल्कुल सर, आपका प्रेजेंटेशन देख करके तो लग रहा है कि सचमुच आप इसके हकदार हैं। इनफैक्ट हमारे कमेंट में भी ढेरों बधाइयाँ आ रही हैं आप दोनों के लिए, और किमी ने तो कहा है कि आप सही में सर इसके हकदार हैं, आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि आप तो बिहार के लिए इतना कुछ किए हैं, हमारे बच्चों के लिए इतना कुछ किए हैं, रियली आप डिजर्व करते हैं। तो चलिए अब निशी मैम से जान लेते हैं, उनका भी पीपीटी हम लोग देख लेते हैं एक बार कि उन्होंने क्या क्या कार्य किया, कैसे कार्य किया, जो उनको ये अवार्ड मिल रहा है। कृपया टेक्निकल टीम से मैं निवेदन करूंगी कि निशी मैम का पीपीटी शेयर किया जाए। जब तक पीपीटी शेयर होता है मैम, प्लीज आप अपनी बातों को रखेंगे। जी मैम। देखिए, ये मतलब आप तो फॉरवर्ड कीजिएगा तो मैं एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी, पर ये बात जैसे बताऊंगी कि चाहे सौरभ सर हो या हम हो, या मैं तो पिछले साल भी प्रेजेंटेशन में थी, चंदना दत्त मतलब 12 लोगों के प्रेजेंटेशन देखी, तो सब जो कॉमन बातें मैंने देखी वो ये जरूर निकल के आई कि अगर आप विद्यालय स्तर पर या कम्युनिटी के लिए कुछ काम करते हो तो वो कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट के रूप में दिख जाएंगे, और अगर ये दिखेंगे तो आपका डॉक्यूमेंटेशन बेहतर हो ही जाएगा। तो इसी पर आधारित मेरा भी, मैं तो टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ तो उस फील्ड में, जबकि मैं इस बार प्रेजेंटेशन के लिए गई थी तो मैं तो लगता है कि उसमें एक ममता मैम ही उम्र दराज होंगी और एक मैं होंगी, बाकी सारे लोग 4 यंगस्टर थे और 3 कंप्यूटर एक्सपर्ट। तो मैं इन लोग को देख के सोची थी कि मैं तो इन लोग के साथ कहीं खड़ी ही नहीं होती हूँ। फिर लेकिन मेरे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे मैंने उस पर चर्चा की। तो ये मैंने ऊपर है मेरे जो अबाउट माई सेल्फ में मैंने कुछ पॉइंट्स में बताया है कि साइंस टीचिंग के साथ साथ मैं कई की स्टेट मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है, जैसे करियर काउंसलिंग, माहवारी स्वच्छता प्रबंधन, एडोलेसेंस, साइंस ट्रेनिंग, मतलब मोर देन 1000 टीचर्स को अभी तक ट्रेनिंग दी। और लगातार जैसे बच्चों की करियर काउंसलिंग के क्लासेज, अब सबसे बड़ी बात थी करियर काउंसलिंग के आया था 2016-17 में, लेकिन मैं अभी तक बच्चों की काउंसलिंग करती रही हूँ, जबकि नहीं हो चल रहे हैं तब भी। तो ये ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ दिए हैं। और मैं विद्यालय की पहले की स्थिति, 1-2 फोटोज मुझे मिले तो जिसको मैंने यहाँ डाला कि जब मैं ज्वाइन की थी तो विद्यालय की स्थिति ऐसी थी। आगे प्लीज बढ़ाइए। जिस समय बिल्डिंग तो पुरानी थी और बच्चे भी आपको जैसा कि देख रहे हैं कि 15 अगस्त का टाइम था और बच्चों की भीड़ ना के बराबर थी, और जो बच्चे हैं भी आपको दिख रहे हैं कि कोई भी यूनिफॉर्म में नहीं है। आगे बढ़ाइए मैम, प्लीज आगे बढ़ाइए। फिर जैसे मैंने कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूशन किया, तो मैंने जैसे सबसे पहले प्लांटेशन किया, बच्चों के द्वारा साथ मिलकर किया कि ये विद्यालय अपना है, तो हम लोग को ये प्लांटेशन इसलिए किया कि ये घर मेरा है तो इसकी सुंदरता भी हमारे द्वारा ही होनी चाहिए। मकसद था ये सेंसिटाइज करना आसपास के लोगों को भी, बच्चों को भी। तो सबसे पहले तो वो प्लांटेशन तो किया ही, साथ साथ कैसे साइंस को इंटरेस्टिंग बनाए, उस फील्ड में सबसे ज्यादा मैंने लगातार 10 सालों तक काम किया है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ऑब्जर्वेशन, आइडिया जनरेशन, प्रोजेक्ट मेकिंग, इन सब पे, और बच्चों के अंदर क्या बातें हैं उसके लिए को कैरिकुलर एक्टिविटी किया, और साइंस और को कैरिकुलर एक्टिविटी को एक दूसरे से जोड़ा, इंटरलिंक किया। फिर बच्चों को सिर्फ लिंक ही नहीं किया, सोशल उसी के थ्रू अवेयरनेस भी दिया। जरूरी था माँ बाप को जागृत करना ताकि वो बच्चों को स्कूल तक भेजे। और जो जो कमियां थी विद्यालय में, मैं बताऊं या बताना चाहूंगी कि जब हम लोग ज्वाइन किए थे वहां कोई टॉयलेट नहीं था, हम लोग बहुत कम पानी पी के रहते थे, ताकि वॉशरूम कहाँ जाएंगे, ओपन में जाना रहता था। तो ये हमले सर हम लोग नहीं टिकना चाहते, बच्चियों को कैसे कहें। तो फिर जो व्यवस्था थी उसी में प्रिंसिपल से लग के हम लोग कुछ तो करिए कि जिससे हम लोग भी टिके और बच्चियां भी टिके। तो वॉशरूम थोड़ा सही हुआ। 2016-17 में करियर काउंसलिंग की ट्रेनिंग दी गई,
उसके बाद बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ आप कहाँ बढ़ सकते हो, कैसे बढ़ सकते हो, खासकर बच्चियों को ये बताया कि आप अगर एक कुकिंग भी करते हो, एक मेहंदी भी लगाते हो, तो उससे भी जॉब क्रिएट हो सकता है। और बच्चियों को मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ से एक उड़ान मिला, तो ये पेरेंट्स तक भी, क्योंकि पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की करियर काउंसलिंग में, तो पेरेंट्स को भी बोला कि आप कुछ भी बच्चियां करिए, पहले स्कूल भेजिए और बच्चियों को सपोर्ट कीजिए। तो ये अच्छा हुआ और ये सब बातों को मैं बोल पाई, वहां रख पाई। कैसे पेरेंट्स से जैसे कम्युनिकेट किया, क्योंकि समस्या थी कि हम तो कह रहे हैं कि बच्चे आते ही नहीं थे, तो बच्चों को, जो बच्चे आते थे, पहला तो मैंने उन्हें माध्यम बनाया, कि आप जिस क्षेत्र से आते हो, दो से तो जानकारी है, आप उनको कहो। पेरेंट्स से फोन के थ्रू कांटेक्ट किया। पेरेंट्स से समस्या आई कि मैम बच्चियों की सुरक्षा, मैम बच्चियां सुरक्षित नहीं है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है। तो मैंने कहा कि अरे भाई, तो एक गांव से एक बच्ची थोड़ी आती है, कुछ तो ज्यादा आती होगी, तो आप ग्रुप में भेजें। उनके सुरक्षा को भी सिक्योर किया मैंने, यहाँ लड़कियों की सुरक्षा को उनसे ग्रुप में भेजने की बात कही। ये भी कहा कि जिस दिन अगर मैक्सिमम बच्चियां नहीं आती हैं तो आप विद्यालय ना भेजें, कम से कम ज्यादा दिन आएंगी तो सही और सुरक्षित आएंगी। तो गार्जियन इस बात को समझे और उन्होंने भेजा। तो ऐसे ही कुछ ऊपर करिए मैम, और कुछ कंट्रीब्यूशन किया, जो जो कमियां थी धीरे धीरे मैंने उसको दूर किया है। क्वेरी बॉक्स बनाया कि बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है वो उसमें डालें, और बच्चों ने डाला और उसके हल मैं चेतना सत्र में देती रही, क्योंकि चेतना सत्र माइक के थ्रू चलता है, आप हम लोग सभी जानते हैं, तो गांव के आसपास भी तो आवाज जाती है। इससे ये भी वो माइक भी बहुत बड़ा काम किया है। वो चेतना सत्र में एक बच्चों के एक एक सवाल के जवाब देना कि नहीं, विद्यालय बदल रहा है तो हमें भी बदलना चाहिए। तो ये सोच माइक के थ्रू वहां तक भी गई। बच्चों का पार्टिसिपेशन, खासकर लड़कियों का पार्टिसिपेशन करवाने में मैंने एक मुख्य भूमिका निभाई, क्योंकि जब मैं ज्वाइन की थी तो तैयार लड़कियां मॉडल कहती थी और मुझे कहा जाता था कि मैम ले जाइए लड़कों को। तो मेरा सवाल होता था कि सर, तब तो लड़कियां कभी आगे ही नहीं बढ़ेंगी। गार्जियन से जुड़ी गार्जियन कहते थे मैडम कहाँ ले जाइएगा। तो मैं कई बार उन बच्चियों के साथ आते जाते रही, तो गार्जियन फिर महसूस की कि मैडम आप भी तो महिला हैं, आप कैसे घर सुरक्षित जाइएगा। तो हम बोले यही चीज तो आपको भी समझना है कि मुझे भी सुरक्षा चाहिए और मुझे आपकी बच्चियों की भी सुरक्षा चाहिए। थोड़ा सपोर्ट कीजिए तो मैं आपकी बच्चियों को आगे बढ़ा सकती हूँ। और यहाँ से गार्जियन का सपोर्ट मिलने लगा, क्योंकि मैंने उन्हें भरोसा दिया। और गार्जियन का भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर लड़कियों को आगे लाना है तो उनके गार्जियन को भरोसा दिलाना ही होगा। और ये मैंने एक काम किया। आज भी प्रिंसिपल को फोन नहीं आता, उसके पहले गार्जियन के फोन मुझे आते हैं कि मैडम यहाँ भेजे या नहीं भेजे। तो ये भरोसा मैंने अर्जित किया है पिछले 15 सालों में। MHM फ्रेंडली टॉयलेट, और 2019 में मैंने एक लोकल कम्युनिटी के मेंबर लक्ष्मी शंकर जी के द्वारा सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन डोनेट करवाया। ये बहुत बड़ा उनका योगदान रहा और विद्यालय के लिए एक कह सकते हैं बेंचमार्क का काम किया, क्योंकि 19 में तो महामारी की जस्ट चर्चा शुरू होनी हुई थी। और मैंने उस समय ये सुनिश्चित किया कि लड़कियां पीरियड में भी स्कूल आए। डिस्पोजल पिट भी, उसके डिस्पोजल को भी सुनिश्चित किया, डिस्पोजल पिट बनवा के, कि पीरियड में भी, महामारी में भी 5 दिन की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। गार्जियन को बोला आप भेजिए, यहाँ सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन है। लड़कियों को बोला कि आप अपने बैग में रखो सैनिटरी किट, जैसे हम महिलाएं रखती हैं। तो लड़कियां इन बातों को समझी। लड़कियां को जो 300 रुपया मिलता था उसके लिए जागरूक किया। आज मैं बताना चाहूंगी कि मेरे विद्यालय की 90% से अबव लड़कियां सैनिटरी पैड यूज करती हैं। रेयर ऑफ रेयरेस्ट लड़कियां कपड़े का यूज कर रही हैं। वो भी जो कपड़ा यूज कर रही हैं वो सैनिटाइज कपड़ा यूज कर रही है। तो ये बहुत बड़ा कह सकती है कि अचीवमेंट है। तो इसी को मैंने दर्शाया है, कुछ फोटोग्राफ्स के थ्रू, इंस्टॉलेशन है, पिट बनवाया है।
लड़कियां जहां जहां कम पड़ी वहां, जैसे ये निर्जला जो अभी टॉपर भी बनी है, ये एनटीएससी का एग्जाम देने के लिए थी, बोली मैम कहीं से हमको बुक ला दीजिए। ये तो एक फोटो है। ऐसे तो 10 साल के मैम मेरे पास फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध नहीं है जो मैंने काम किया है, उसके कोई रिकॉर्ड नहीं है, कहीं नहीं, मेरे पास भी नहीं है। तो कितना, एक बच्ची बोली कि मैम हिंदी में हमको पॉलिटेक्निक का बुक ला के दीजिए ताकि हम पॉलिटेक्निक में जा सके, और हिंदी में मैं खजांची रोड से ढूंढ कर ला के दी हूँ। और वो बच्ची दोनों बहन निकाली और अच्छा बिहार में रैंक लाई, फुलवारी शरीफ वाले विमेंस पॉलिटेक्निक में पढ़ रही है। हम बोले तुम दोनों तो मेरा पैसा वसूल कर दी। तो ऐसे कई बार मैंने उन बच्चों को जहां जहां उनको कमी नजर आई, मैंने खुद से उसकी पूर्ति की है। वो भी उस समय जब हम लोगों के 6,000 थे और मेरे खुद के बच्चे लोन लेके पढ़ रहे थे, और रिजल्ट परिणाम सामने है कि पहले वो स्थिति थी, अब ये स्थिति है। तो इसको मैंने कोरिलेट किया कि स्थितियां बदली, और इसको भी दिखाया कि ड्रेसेज में, यूनिफॉर्म में आने से क्या चेंजेज आया। पहले यूनिफॉर्म में बच्चे नहीं आते थे तो आपराधिक तत्व के लोग बहुत ज्यादा विद्यालय में एंट्री रहती थी। यूनिफॉर्म में आने से बच्चों के जो बिना यूनिफॉर्म के आते हैं अब वो चिन्हित होते हैं, तो थोड़ी सी जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की घटना है वो भी रुकी, और बच्चियां मतलब आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करती हैं। आगे बढ़ाइए सर। तो बच्चों को साइंस में जैसे सराउंडिंग से जोड़ा, सराउंडिंग में क्या समस्या है उससे जोड़ा, तो बच्चों में ऑब्जर्वेशन की एबिलिटी को बढ़ाया, क्रिएटिविटी को बढ़ाया, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाया, लो कॉस्ट टीएलएम खुद भी बनाया, बच्चों से भी बनवाया। और इसको मैंने बताया कि लैब को लगातार मैं रिसोर्सेज खुद से बना करके और बच्चों के द्वारा बना करके इनरिच करती रही हूँ। लगातार इनरिच करने का मेरा प्रयास जारी है ताकि रिसोर्सेज की कमी के कारण लैब में चीजों की कमी ना रहे। ऐसे मतलब जैसे जो केमिकल में हम लोग खुद से बना के ला सकते हैं तो वो बना के भी लाते हैं ताकि हम लोग प्रैक्टिकल कर सकें। तो कई अवेयरनेस को करिकुलर तो एक्टिविटी चलाई, दोनों को कोरिलेट किया एक दूसरे से बताने में। आगे बढ़ाइए सर। तो ये सारे कुछ मॉडल और नमूने हैं। जैसे आइडिया बॉक्स बहुत काम किया, एनआईएफ की टीम भी चर्चा करती है कि विद्यालय में बनाइए। सोशल अवेयरनेस के लिए ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। गांधी मैदान में लगातार 2 साल मैंने अपनी स्कूल से 25-25 पेंटिंग बनवा के भेजा है गांधी मैदान में लगवाने के लिए सोशल अवेयरनेस पे। उसके कोई रिकॉर्ड तो नहीं है मेरे पास, मैंने फोटोग्राफ्स भी खींच के नहीं रखे थे, पर मैंने भेजे हैं। और ये पेंटिंग जो एमएचएम पर है, यहाँ जो दर्शाया जा रहा है ये वाला, हाँ, ये 2 साल 3 साल पहले मैं 19 में बनवाई थी। आज अब बनने लगे हैं बाकी स्कूलों में। जब एमएचएम पर अवार्ड मिला है उसके बाद मैं उस समय, क्योंकि बच्चियों में जितना अवेयरनेस आना चाहिए था नहीं आ रहा था, मैं सोची कि अब क्या करूं, कैसे इन लड़कियों को और वोकल बनाऊं। तो फिर मैं साइंस के लिए पेंटिंग बनाने के लिए, तो कौन पेंटिंग बनाते हैं, मैं इसमें लड़कों से भी पेंटिंग बनवाई हूँ एमएचएम पे। तो लड़कियों ने पेंटिंग बनाया, अब इसी को क्लास में ले जाके एक्सप्लोर करने लगे। तो इसका फायदा मिला कि लड़कियां ज्यादा समझी, तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट इन सब में बढ़ा, और इस सब का परिणाम हुआ कि स्कूल का रिजल्ट तो बढ़ा ही, अटेंडेंस तो बढ़ा ही, जो परिणाम चेतना सत्र में आप लोगों को दिख रहा है। इन सब से जोड़ा, बेटर कोऑर्डिनेशन को भी में बच्चों के बीच, क्योंकि ग्रुप एक्टिविटी ये सब हुई। जब भी पेंटिंग वगैरह होती है तो ग्रुप एक्टिविटी होती है, बच्चे एक साथ करते हैं, तो बच्चों ने कोऑर्डिनेशन भी सीखा, एक दूसरे का हेल्प भी करना सीखा। और मेरे कई में जो बच्चे प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, मान लीजिए किसी की पेंटिंग अच्छी नहीं है पर वो मॉडल बनना पड़ेगा, चार्ट बना के लगाना होता है। जैसे यही मेरी बच्ची आरती गई है, ये 47th वाले में शायद गई है, ज्ञान भवन में लगा था स्टेट लेवल वाले में 2019 के एंड में। तो वहां उसका, और बहुत कम टाइम दिया गया था, तो वहां उसको बाकी बच्चे कोऑर्डिनेट किए। तो ये चीज
बच्चों के अंदर से निकाला कि तुम जा रहे हो तो सिर्फ तुम, वो बच्ची काम करेगी नहीं, तुम्हारा विद्यालय जा रहा है, ये बात बच्चों के मन में भी मैंने डाला। इसको कोऑर्डिनेट किया है वहां मैंने प्रेजेंटेशन में भी, कि ये डालना बहुत जरूरी है कि आपका विद्यालय जा रहा है, वो स्टूडेंट नहीं जा रहा है। उस स्टूडेंट से आपके मतभेद हो सकते हैं पर विद्यालय से तो मतभेद नहीं है। तो ये भाई एक बड़ा पॉइंट मेरा हो सकता है कि इस तरीके से मैंने काम किया है जो दिखा है। आगे बढ़ाइए सर। बाकी तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। और मैंने तस्वीरें बहुत कम डाली हैं, और इनसे जो क्योंकि टीचर का प्रमाण है बच्चों के सक्सेस। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो बच्चों की जिंदगी में, कम्युनिटी में कुछ तो बदलाव आए। तो बदलाव का परिणाम है कि मैंने 5 साल के 10th के रिजल्ट, साइंस के रिजल्ट के साथ कोऑर्डिनेट करके दिखाया है कि कैसे मैंने सिर्फ साइंस ही नहीं पढ़ा, अदर फील्ड में सब्जेक्ट भी कैसे इंप्रूव कर सकते उस पर भी काम किया, जिसके कारण ओवरऑल रिजल्ट अच्छा हुआ। 10th बोर्ड में इस बार बच्ची टॉपर बनी, तो सारे वो रिकॉर्ड है बच्चों के कि किस किस लेवल पे, और वो भी नेशनल और स्टेट लेवल के जो रिकॉर्ड है उसी को मैंने दर्शाया है। बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल को तो मतलब कम पॉइंट्स देने थे, तो कुछ को तो मैंने मेंशन कर दिया कि ऐसे कई प्रोग्राम मतलब बच्चों ने जीता है हर जगह। तो ये बच्चों के कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो बता रहा है कि मैंने काम किया है, और सिर्फ साइंस ही के लिए नहीं काम किया। जैसे ये पुस्तक मेला में अवार्ड मिला है बच्चियों को, बिहार क्विज पे था, जबकि एसएसटी के ये टीचर काम कर सकते थे, पर किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, तो मैं आगे बढ़ के ली। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के कारण स्टेट लेवल बच्चियां मेरी जीती हैं, उसके लिए काम किया। तो कई बार ऐसे काम किए हैं जो हटके हैं। तो जैसे सौरभ सर ने बताया कि कंप्यूटर के वो टीचर थे पर उन्होंने साइंस के लिए काम किया, उसी तरह मैं साइंस टीचर थी पर एसएसटी और अन्य फील्ड में भी काम किया। ये कुछ पेपर कटिंग्स है, मैं कुछ ही लगाई हूँ, सारे लगाने पॉसिबल नहीं थे, तो मैं कुछ को बस फॉर एग्जाम्पल लगाया। और ये ओवरऑल 5 साल का मैं रिजल्ट दी हूँ कि साइंस के रिजल्ट को करीब करीब मतलब मैं जितने साल से पढ़ा रही हूँ कॉन्स्टेंट, और 18 के बाद देखिए कि उतने साल का परिणाम आया कि धीरे धीरे रिजल्ट हमारे कोरोना में थोड़ा सा डाउन हुआ है, 2020 में कोरोना आया तो 21 में थोड़ा डाउन हुआ, फिर मेरा इस रिजल्ट जंप किया है। तो विद्यालय का रिजल्ट इम्प्रूव हुआ, और इसके कारण क्योंकि नोटेबल थे तो कहीं ना कहीं अवार्ड जब आप काम करते हो तो मिलता रहता है। तो कुछ अवार्ड को मैंने अपना यहाँ दिखाया है जो राज्य स्तरीय और नेशनल लेवल पे मुझे मिले थे। सारे तो मैं नहीं दिखाई हूँ, जो ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारी इतने सारे अवार्ड ली, तो बस कुछ जो चुनिंदा थे मैं उन्हीं को यहाँ प्रेजेंट कर पाई क्योंकि कम स्लाइड दिखाने थे इसलिए। तो जैसे यहाँ राज्य की ये वाला था तो वो चित्र में ही उसको अवार्ड्स में दिखा दिया। और दूसरा जो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर पाई तो दूसरे अवार्ड के लिए कि जो एमएचएम के लिए थोड़े दिन पहले मिला था, तो उसको मैंने कहा कि सर ये अवार्ड एमएचएम के लिए मिला हुआ बड़ा है क्योंकि ये बिहार के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को इम्प्रूव किया है जो किशोरियों के स्वास्थ्य को बढ़ाया। तो मैं समझती हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है कि अगर इसी तरह से मैं चाहूंगी कि शिक्षा में भी मेरे कारण अगर कोई इम्प्रूवमेंट आता है और अगर मेरा 1% भी योगदान है तो मैं समझूंगी कि मैं सफल शिक्षक हूँ। धन्यवाद, यही कह के मैं खत्म भी करती हूँ। खुशबू जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैम ने पहले ही शुरू में ही कह दिया है कि जब काम करेंगे तो पहचान तो होगी। हाँ। तो मैम ने जितनी उपलब्धियां बताई हैं, ये एक पंक्ति मुझे याद आ रही है कि कहा जा सकता है कि दरिया हूं मैं, अपना हुनर मुझे मालूम है। दरिया हूं मैं, अपना हुनर हमें मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। इतनी सारी उपलब्धियां मैम के लिए ये काफी प्रोत्साहित कर रही हैं। खुशबू जी। बिल्कुल, और काफी सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा कि कैसे इनको क्यों मिला, ये क्यों मिलने जा रहा है ये अवार्ड, हम सभी ने बल्कि पूरे देश ने ये देखा। तो और हम लोग सभी के लिए गर्व की बात है कि इन दोनों को मिलने जा रहा है। तो चलिए अब बिल्कुल ना देर करते हुए ऑडियंस के प्रश्न ले लेते हैं। एक प्रश्न ये है पुष्पा मैम का
निशी मैम आपको प्रणाम कर रही हैं ये, और कह रही हैं मैम हम शिक्षक गण सीमित संसाधनों में बच्चों को किस प्रकार बेहतरीन शिक्षा प्रदान करें, इसके लिए कुछ सुझाव आपसे लेना चाहूंगी। नमस्ते मैम, मैं तो शुरू में ही अपना दिखाई हूँ कि जब मैं गई थी वहाँ कोई संसाधन है, और मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि मेरा गवर्नमेंट स्कूल में आने से मेरा खुद का भी फायदा है कि मुझे संसाधनों की कमी नहीं दिखती। मेरे पास क्या मटेरियल उपलब्ध है, उसको कैसे यूटिलाइज कर सकती हूँ, ये गवर्नमेंट स्कूल में मैंने आके सीखा है। जैसे सिंपल सी बात है, टीचर्स लड़ते रहते हैं, डस्टर नहीं है, कैसे मिटाएं, नहीं मिटाएंगे, चौक पे बोर्ड पे नहीं लिखेंगे। मैं बच्चों से पूछती हूँ किसके किसके घर में टेलरिंग का काम होता है, किसको किसको सिलाई आती है। कुछ बच्चे तो हाथ उठाते हैं, कुछ में तो लीडरशिप क्वालिटी होती है, मैं उनसे डस्टर बनवा लेती हूँ। वेस्ट मटेरियल किसके पास है, किसके घर में शादी के कार्ड आते हैं, मैं मंगवा के रखती हूँ कि कलर चार्ट पेपर मैं कम इस्तेमाल करूँ। और शादी के कार्ड के में जो कलर में जो ग्लेज होता है ना, वो चार्ट पेपर में नहीं होता है, तो मैं खुद भी ले जाती हूँ शादी के कार्ड इकट्ठा करके, बच्चों से भी मंगवा के रखती हूँ। और इन सब की कटिंग कर करके दो फायदा होता है, एक तो फास्ट बन जाता है, कट एंड पेस्ट आसानी से होता है, और जो बन के आता है उभर के, जैसे आपने देखा भी होगा एमएचएम वाले में, वो बहुत सारे कट पेस्ट से बने हुए हैं, तो एक अट्रैक्टिव भी लगता है, तो इम्प्रेसिव होता है, बच्चों पे प्रभाव ज्यादा डालता है। तो आप अपने आसपास के वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करिए, करना शुरू कर दीजिए, आपको उसमें से बहुत चीज दिखेगा। मैं लॉकडाउन में वो 1-2 में ही वीडियो मैंने शेयर किया है, यूट्यूब पे डाला है कि 3D मॉडल बनाया था साइंस के लिए, कि मेरा मकसद था स्मार्ट लर्निंग कैसे हो। एक 3D मॉडल बनाया था जिसमें 10th के सारे डायग्रामेटिक क्वेश्चन थे, और उससे बताने का मैंने सिर्फ ये प्रयास किया था कि उससे कैसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन निकल सकते हैं, और वो वेस्ट मटेरियल से बना हुआ था। और साथ साथ एक्टिव मॉडल था, रोटेटिंग मॉडल था, मैकेनिकल रोटेटिंग था, नो बैटरी, नो बिजली। तो मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि जितना वेस्ट मटेरियल, बच्चों को जब भी मैं कुछ बनाने कहती हूँ तो मेरा क्योंकि मैं टेक्नोलॉजिकली एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एनआईएफ की टीम से भी कहती हूँ कि मैं बायो फील्ड की हूँ सर, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मुझे चाहिए, तो मैं टेक्नोलॉजी के सपोर्ट के लिए बच्चों को श्री कृष्ण साइंस सेंटर ले जाती हूँ, वहां उनकी मेंटरिंग कराती हूँ। मेरी पहली शर्त होती है विद्यालय में जो भी मॉडल आए इको फ्रेंडली हो, वेस्ट मटेरियल हो, गार्जियन का पैसा नहीं लगे। गार्जियन से हमको एक भी कंप्लेन नहीं चाहिए कि मैडम आप तो पैसा खर्च करवा रही, क्योंकि तुम उस दिन पैसा खर्च करना जब खुद कमाओगे, इसके बाद जो पैसा अगर लगे, ये आश्वस्त करती हूँ कि तुम मुझसे लोगे, गार्जियन से नहीं मांगोगे। तो बच्चे बहुत बढ़िया, आपका जरूरत तो ही नहीं बहुत बढ़िया, मटेरियल से बना लेते हैं। बहुत बढ़िया मैम। और एक सवाल धीरज कुमार राज तिलक जी का है सौरभ सर के लिए, और थोड़ी सी गुजारिश मेरी यह भी है कि अगर समय का थोड़ा विस्तार न लें तो ज्यादा प्रश्नों को हम लेंगे, क्योंकि सभी दर्शक चाहते हैं कि मेरे प्रश्नों को शामिल किया जाए। तो एक सौरभ सर के लिए प्रश्न है कि सौरभ सर, बिहार के शिक्षक कैसे टेक्निकल शिक्षित हों, इसके लिए कुछ सुझाव दीजिए। सौरभ सर। धन्यवाद धीरज जी को नमस्कार। मैडम अभी एससीईआरटी के साथ ना अभी हम लोग, मैं काम कर रहा हूँ इस पर। अभी एससीईआरटी के द्वारा हम लोग एक सर्वे फॉर्म बनाए हैं, अभी इसको हम लोग फिलअप भी कराए, काफी डिस्ट्रिक्ट से आया भी है कि पहले शिक्षक जान क्या रहे हैं, बेसिक से हम लोग टेक्निकल नॉलेज चेक कर रहे हैं उनको। उस फॉर्म में ना सर्वे में टिक करना है कि वो स्मार्टफोन चलाना जान रहे हैं, ये वेबसाइट जान रहे हैं, स्मार्ट टीवी हैंडल करना जा रहे हैं, इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उस सर्वे के बाद ये डिसीजन होगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में किस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू किया जाए। ये डिपार्टमेंट भी काम कर रही है और हम लोग उनके साथ सहयोग भी कर रहे हैं, तो जल्द ही इसके लिए आपको एक बहुत बड़ा प्लान सामने आएगा। मैं इसका जवाब देना चाहूंगी सौरभ सर, सॉरी इंटरप्शन के लिए, क्योंकि आज ही मेरी 3 बजे वो यूनिसेफ के साथ एक इसी पे मीटिंग थी, 2:30 से 3 के बीच में उन लोगों ने टाइम मांगा था तो मैंने दिया। तो उन लोगों ने पूछा कि लास्ट में अंतिम में पूछा कि मैम आप अपने लिए, अपना खुद के लिए और बच्चों के लिए क्या चाहती हैं। तो मैंने बोला कि सर अगर
डिजिटल का उपयोग करना है तो टीचरों को पहले तो सर कंप्यूटर एक्सपर्ट बनाना होगा, ट्रेनिंग देनी ही होगी। मैं खुद ही नहीं टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ और मैं चाहती हूँ टेक्निकल एक्सपर्ट होना। मैं अभी तक इसीलिए वीडियो नहीं डाली हूँ अपने, ज़्यादातर बहुत कम वीडियो डाली हूँ कि पहले मैं टेक्निकल एक्सपर्ट हो जाऊं, मुझे क्या चाहिए वीडियो में वैसे वीडियो खुद बना सकूं तभी मैं डालूंगी। किस तरह के मुझे वीडियो डालना है, मुझे कुछ भी नहीं डालना है। तो और दूसरा मैंने बोला कि अगर बच्चों को आप चाहते हैं कि डिजिटली वो जुड़े तो बच्चों के हाथ में टैब आप लोग देना होगा, क्योंकि ग्रामीण बच्चों के हाथ में नहीं है स्मार्टफोन। बिल्कुल तो ये मैम, आज ही मैंने यूनिसेफ के साथ बात में ये रखी है, तो टीचर्स को एक्सपर्ट बनाना ही होगा। जी मैम, जी मैम, बिल्कुल। सौरभ सर, ये स्मिता ठाकुर जी का आपके लिए प्रश्न है। सर, मुझे ये जानना था कि हम जो अपने फोटो और वीडियो टीओबी पर डालते हैं तो क्या उसे डॉक्यूमेंट की तरफ फॉर्म फिल करने में यूज कर सकते हैं, और अगर हम ढेर सारा पेपर कटिंग नहीं डाल सकें फॉर्म भरने में तो क्या हमें पॉइंट नहीं मिलेगा? प्लीज बताएं सौरभ सर। और सौरभ सर, इसमें मैं एक चीज ऐड कर देना चाहती हूँ कि प्रोसेस भी आप थोड़ा सा बता दें कि जो आपने फॉर्म फिलअप किया था राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए, तो उसका प्रोसेस क्या है? इसी में आई थिंक आ जाएगा वो। आप दोनों प्रश्न को आप थोड़ा सा कर दें। इसमें सबसे पहले जब इसके साइट पे डिटेल्स आते हैं तो उसमें क्वेश्चनायर होते हैं कुछ, और हर क्वेश्चन के जवाब में हम लोग, बहुत लोग क्या होता है कि राइटअप में लिख देते हैं, तो उस अगर आप लिखते हैं तो उसका कोई प्रूफ नहीं होता है, लिखने को कोई भी लिख देंगे। तो हमें उससे प्रूफ में दो तरह के प्रूफ अपलोड करने होते हैं, एक डॉक्यूमेंट के रूप में PDF और दूसरा आपके ये वीडियोस, ठीक है। क्योंकि डॉक्यूमेंट में भी बहुत सारे, अगर पेपर कटिंग है तो उसको ऑथेंटिक थोड़ा माना जाता है, और कुछ फोटोग्राफ है तब, तो ये दोनों आपको बनाकर, जैसे क्या होता है कि अगर 10 फोटो है तो लोग सोचते हैं कि अपलोडिंग तो एक ही है, तो हम लोग मर्जिंग अगर PDF में मर्ज कर लें तो एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, 10 फोटो का एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा, तो हम लोग एक साथ अपडेट कर सकते हैं मल्टीपल फोटोज और पेपर कटिंग्स को। और दूसरा है कि वीडियो में जैसे TOB पे डालते हैं तो उसके लिंक्स को भी हम लोग को शेयर करना मस्ट है, क्योंकि जब वीडियो फॉर्म रहता है तो और भी उसकी ऑथेंटिकेशन बढ़ जाती है। अगर TOB थोड़ा सा अपने यूट्यूब चैनल का भी यूज करने दे बहुत सारे शिक्षकों को, क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों के पास यूट्यूब चैनल अपना नहीं है, तो यूट्यूब चैनल का लिंक थोड़ा शेयर करना आसान हो जाता है, वो पब्लिक हो जाता है थोड़ा, तो ये अब आप अपलोड करिएगा TOB पे, बिना उसके थोड़ा सा मार्किंग में असर हो सकता है। ओके, मैं यहाँ पे एक चीज जोड़ना चाहती हूँ सौरभ सर, कि स्मिता मैम ने जैसा अभी कहा डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, आपने भी कहा कि डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अवार्ड प्राप्त करने के लिए। मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि पिछले 3 सालों से टीचर्स ऑफ बिहार का ये खुला मंच है हमारे पास, जिसमें आप अपने फोटोज और वीडियोज डाल सकते हैं। मैं जानती हूँ हम सभी यहाँ पे शिक्षक हैं और सभी को पता है कि एक एक्टिविटी कराने में शिक्षकों को कितना मेहनत लगता है। बच्चों के साथ एक एक्टिविटी कराने में हम लोग जब उसका वीडियो लेते हैं, फोटो लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देते हैं और हमारा काम हो जाता है। पर व्हाट्सएप ग्रुप में या हमारे फोन में वो वीडियोज, वो फोटोज कब तक रहेंगे? वो तो कभी ना कभी डिलीट हो ही जाएंगे, या तो आप उनको ड्राइव में सेव कर सकते हैं, पर आपके पास टीचर्स ऑफ बिहार का खुला मंच है, ये पब्लिकली है, ये पब्लिकली ये कोई भी देख सकता है। आप अगर ड्राइव में डालेंगे तो वहां पे सिर्फ आप ही देख सकते हैं। अगर आप टीचर्स ऑफ बिहार द चेंज मेकर ग्रुप पे डालते हैं आप ये, तो ये टीचर्स ऑफ बिहार जो है आपके सारे फोटोज और वीडियोज को सिर्फ सेव ही नहीं करता हमेशा के लिए, बल्कि प्रचारित प्रसारित भी करता है आपके कार्यों को, और आपके कार्यों की सराहना भी होती है। तो और लोग आपसे सीखते भी हैं, आप भी कुछ लोगों से सीखते हैं। तो क्यों ना इस मंच का हम लोग उपयोग करें और अपने जो भी इतने मेहनत से कार्य से आगे बढ़ते हैं, हम लोग इतना मेहनत से वीडियो लेते हैं, फोटोज लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई एक्टिविटी कराते हैं, ये सारी चीजें आप टीचर्स ऑफ बिहार द चेंज मेकर फेसबुक एक खुला मंच है, आप उस पर डाल सकते हैं, वहां से कोई भी अपलोड कर सकता है। सौरभ सर ने भी अभी बताया जैसा कि लिंक देना मस्ट होता है, उससे ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। तो आप टीचर्स ऑफ बिहार फेसबुक का लिंक भी आप उसमें डाल सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है। क्या सौरभ सर, एम आई राइट? जी जी। ओके ओके, आगे खुशबू प्रश्न जी, ले ले। जी सर। खुशबू जी, मेरा एक ये सवाल था कि दर्शकों के मन में या हम जो कार्य कर रहे हैं शिक्षक, उनके मन में ये हमेशा रहता है
कि ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये प्रक्रिया बहुत जटिल लगती है। अब कितनी जटिल है, इसका क्या प्रोसेस है, अगर कम शब्दों में, मतलब अगर ज्यादा तो समय हमारे पास भी नहीं रहेगा, लेकिन कम शब्दों में अगर थोड़ी सी बात अगर चर्चा हो जाए यहाँ, सौरभ सर अगर कर सकें, तो ये दर्शकों को भी अच्छा लगेगा और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा कि आगे के लिए हम लोग उसका ट्राई कर सकते हैं। जी जी सर, ये प्रक्रिया तो थोड़ी मतलब जटिल है, मैं इसे इसको नो नहीं करूंगा कि थोड़ा सा इस पे मेहनत है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चनायर है वो उसको ना फुलफिल करना पड़ता है, और उसके लिए ना आपको राइटअप तैयार करना होगा, उसके प्रूफ रखने होंगे। तो क्या होता है कि जैसे हम लोग तो कुछ साल पहले 2-3 साल काम करते रहे, फिर महसूस हुआ कि हम लोग पुरस्कार के लिए जब देखा तो लगा एलिजिबल है, और ये प्लान करके नहीं पॉसिबल है कि हम उसके गाइडलाइन को देख के तब उसका अकॉर्डिंग करें। ये तब हो जाता है टारगेट वर्क, ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आप पहले फ्री काम कीजिए तभी इनोवेशन आएंगे। और इसमें कुछ ऐसे टॉपिक है जिसके मैं अभी बता रहा हूँ शॉर्ट में, जल्दी। जैसे इसमें आपको कैटेगरी ए में पहला है कि आप सोसाइटी से स्कूल को क्या मतलब डोनेशन दिलवाए हैं, या आपके पास आउट जो बच्चे हैं आपके स्कूल के, तो उसको आपको दिखाना होता है, ठीक है। तो यहाँ थोड़े जो प्रिंसिपल होते हैं, प्रभारी होते हैं, उनको प्राथमिकता मिल जाती है ये चीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम, टीचर्स के तो थोड़े लिमिटेशन होते ही हैं, लेकिन फिर भी एज ए टीचर भी हम कुछ सर्विस सोसाइटी से कंट्रीब्यूट करा सकते हैं। तो इसके प्रूफ, फोटोग्राफ्स आपको दिखाने होंगे, ठीक है। कुछ डोनेट करते हुए कोई ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे बैंक के द्वारा बहुत लोग बैंक से फैन डोनेट करा देते हैं। पुराने स्टूडेंट से, जैसे मैं बताया कि पुराने स्टूडेंट्स को बुला के मैं सर्विस भी दिलवाता हूँ, मतलब वो लोग के टेक्निकल नॉलेज को शेयर करवाता हूँ। तो आप सर्विस और फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा जो किए हैं, इस पे काम कर सकते हैं। एक है कि आपका कोई पब्लिकेशन है कि नहीं, रिसर्च है कि नहीं, कोई बुक पब्लिश किए कि नहीं, तो बहुत सारे शिक्षकों का ये पॉइंट होता है, ठीक है। फिर एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट देना होता है 3 साल का, मतलब कोई सोचता है कि हम 1 साल में तैयारी करके कर दें, तो 3 साल का आपका कंटिन्यू होना चाहिए परफॉर्मेंस बच्चों स्कूल के प्रति। तो इसको भी आपको पूरा रिपोर्ट इसके सबमिट करने पड़ते हैं। फिर एक है कि इसमें क्या टीचर रेगुलर स्कूल अटेंड कर रहा है विदाउट कोई कंप्लेन। तो इसमें अगर जैसे हमने प्रिंसिपल से एक लेटर ले लिया कि मुझे पे कोई कंप्लेन नहीं है, और वो एक लेटर पैड को मैंने अपलोड कर दिया, और क्योंकि मैं अगर यस क्यों लिखता हूँ तो उसका कोई प्रूफ नहीं है, वो आपके हेड ही दे सकते हैं, तो वो प्रिंसिपल से लेके आप अपलोड कर दें। फिर है कि एक टीचर क्या रेगुलरली ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, जो इन सर्विस ट्रेनिंग होते हैं, तो जितना भी डिपार्टमेंट के द्वारा ट्रेनिंग होते हैं, तो वो सब शिक्षक को मजबूरी होती ही है, वो हम लोग सब करते हैं अटेंड, बस उसके जो सर्टिफिकेट मिलते हैं वो इसमें अटैच कर देने हैं। उसके बाद टीचर के द्वारा इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए या ड्रॉप आउट को कम करने के लिए क्या प्रयास किए गए, तो वो हर स्कूल का अपना अपना कंडीशन होता है। टीचर जो भी है उसके काम कार्य से प्रभावित होकर नामांकन बढ़ा, ठीक है, बच्चों को स्कूल में ज़्यादा देर तक रोके, ठीक है, ये सब चीज़ें जो उनकी वो जो वर्क हैं वो उसको इसमें जोड़ सकते हैं। फिर बहुत सारे डिपार्टमेंट के पोर्टल्स हैं, स्वयं, मूक्स, ये सब के द्वारा है कि आपने कोई कोर्स किया है कि नहीं, तो उस सब पे थोड़ा फोकस कर लेना है। इंटरनेट पे सब चीज़ अवेलेबल है, कैसे कोर्स करने होते हैं सब फ्री अवेलेबल हैं, वहाँ के कोर्स के डिटेल्स इसमें सबमिट करना है, अपने रजिस्ट्रेशन जो किया है वो चीज़। फिर आपने SCERT या ई कंटेंट के लिए कोई SCERT या NCERT के लिए कोई ई कंटेंट, टेक्स्ट बुक्स, हैंडबुक, ये सब बनाया है कि नहीं। तो इसमें अगर जैसे बहुत सारे टीचर्स सभी SCERT बिहार शिक्षा परियोजना के बहुत सारे स्कीम में जा रहे हैं, बुक्स पे काम कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ का एक प्रूफ दे देना है। ये एक कैटेगरी ए में आया। कैटेगरी बी में फिर 3 क्वेश्चन है। इसमें है कि आप पढ़ाने में कोई इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट किए कि नहीं। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये पढ़ाने का तो हम सभी शिक्षक क्लास में जाते हैं, तो इनोवेटिव कोई तरीका अपनाए हैं कि नहीं पढ़ाने का। जैसे अभी चहक चल रहा है, कार्यक्रम कितना अच्छा है, तो उस तरह से बहुत सारे चहक आने से पहले भी शिक्षक करते आ रहे हैं इस तरह की एक्टिविटी। कुछ इनोवेटिव TLM बनाते हैं, प्रोजेक्ट बना के पढ़ाते हैं बच्चों को, एंजॉयमेंट के साथ शिक्षा, उसके लिए पूरे डिटेल्स अपने प्रूफ के साथ डालने हैं। फिर
कोई को करिकुलर एक्टिविटी पे काम हुआ है कि नहीं। जैसे बहुत सारे हम लोग टीचिंग के अलावा भी बहुत सारे एक्टिविटी स्कूल में होते रहते हैं, तो उसमें जो आप टीचर एक्टिव रहते हैं, बच्चों के साथ जुड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ों को संलग्न करके लगा सकते हैं हम लोग। फिर है कि मोबिलाइजेशन ऑफ सोसाइटी फॉर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फॉर स्प्रेडिंग सोशल अवेयरनेस एमंग चिल्ड्रन। मतलब यहाँ पर है कि जैसे सोसाइटी, मतलब जैसे बहुत सारे सोशल इश्यूज होते हैं, दहेज प्रथा, शराबबंदी, ठीक है, ये सब चीज़ों पे हम लोग बच्चों के साथ क्या काम कर रहे हैं, जो सोसाइटी समाज उसको सामाजिक रूप से एक अच्छे नागरिक भी बनाए, ठीक है, उसके लिए भी हम लोग अपने जो भी काम स्कूल में हो रहे हैं और करते हैं हम लोग। स्कूल ऐसा जगह ही है कि ये सब होते रहता है, बस डॉक्यूमेंटेशन के साथ हम लोग को इस पे काम करना है, और बस यही टोटल 100 नंबर के मार्क्स हैं और ये जी, सब फुलफिल करने होते मुझे हैं, नेट पे अवेलेबल है सारे। कि आज बिल्कुल। जिस तरह के काम जैसे निशी मैम ने बताए हैं या आपने जो बताया, और सुपौल से आप एकमात्र अभी शिक्षक हैं जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है, जिस तरह का काम आपने अपने वो प्रेजेंटेशन में दिखाया, मुझे लग रहा है कि ये दो पंक्तियां आपके लिए सूट करेंगी कि किसी को न हो सका उसके कद का अंदाज, किसी को न हो सका उसके कद का अंदाज, वो आसमा है और सर झुका के चलता है। खुशबू जी। बहुत सर, बढ़िया सर, बहुत बिल्कुल सटीक थैंक है यू ये सर। सौरभ सर के लिए। सौरभ सर, एक चीज और कि आप कंप्यूटर शिक्षक हैं जैसा कि आपने बताया, तो लोगों की ये भ्रांतियां भी आज दूर हो जाएंगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है यह सिर्फ सहायक शिक्षकों के लिए ही अवेलेबल है, और बाकी जो राजकीय पुरस्कार, जो हमारे बाकी शिक्षक बच गए, जैसे पंचायत के शिक्षक, प्रखंड, नगर निकाय, ये सारे शिक्षकों को राजकीय पुरस्कार हेतु नामित कर दिया जाता है। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है, आप इन शॉर्ट थोड़ा सा बताएं। नहीं, ये बहुत बड़ा भ्रम है। पिछले जी साल ही मैम। हरिदास शर्मा को सर मिला था, चाहे चंदना दत्त प्राइमरी की थी। ये बहुत बड़ा भ्रम है। इवन हम लोग तो सेकेंडरी वाले सोचते हैं कि प्राइमरी को महत्व ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि वहां नामांकन का इनरोलमेंट जो बढ़ा वो प्राइमरी में ही बढ़ता है। 9th-10th जी में बच्चे जो मिडिल स्कूल से आते हैं वही रहते हैं। और मैं एक बात यहाँ और सौरभ सबके बात में जोड़ना चाहूंगी कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स काम करना ही होगा। चाहे आप पिछले साल के चंदना दत्त मैम, हरिदास शर्मा के काम को देखिए, सौरभ सर के काम को देखिए। हम लोगों ने ये नहीं कहा कि मैं साइंस टीचर हूं तो मैं एसएसटी के लिए बच्चों को क्यों तैयार करूं। आप अगर है तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स काम करना होगा। और ये प्रेजेंटेशन में आपकी बातें निकल के आ जाती है क्या सौरभ सर? जी। ये जी प्रेजेंटेशन एक की बातें, और प्रेजेंटेशन में एक बात कहूंगी कि वो इंडिपेंडेंट नेशनल ज्यूरी होते हैं। ये मोदी सरकार में आया है, पहले इंडिपेंडेंट ज्यूरी नहीं होते थे। वो न स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं न सेंट्रल गवर्नमेंट के। वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, वो देखते हैं, वो तैयार करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना भेज देते हैं। तो वो आपकी बातों से देखते हैं कि आपने क्या सही में बच्चों के लिए काम किया, सोसाइटी के लिए। क्योंकि सोसाइटी के लिए अगर काम किया है तो कुछ तो दिखा। जैसे मैंने सोसाइटी के लिए काम किया तो विश्वास बढ़ा, सोसाइटी के लोगों ने मेरे बात पे सोचती है टीचर के नाम पे दान देना कितनी बड़ी बात है। और वो भी एक नहीं, 2 चीज मैंने दान दिलवाया है, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और वाटर कूलर 50,000 का। 1 साल वाह। मैंने मेल पे उनसे काम किया है। सिर्फ मुझे एक लाइन पता चला था, कोई आदमी है जो डोनेट करना चाहता है, बस कोई आदमी है। और वहां से मैंने पड़ताल शुरू की है। सौरभ सर ने बाढ़ के लिए तक काम किया, कोसी क्षेत्र है, आप समझ रही हैं। तो इन सब चीजों के जो नजर आता है कि सोसाइटी के लिए इन्होंने काम किया। मैम, बच्चों आप को बेहतर जिस बारे में आप मैम जिस बारे में कह रही हैं कि आप लोगों ने इतना काम किया, ऑब्वियसली आपने बहुत अच्छा तो काम किया, आप बाकी लोग कर लोग रहे हैं। यही चीज को ध्यान रखें कि आउट ऑफ द बॉक्स काम करें, और काम करेंगे तो उनके पास डॉक्यूमेंटेशन हो ही जाएगा। बिल्कुल कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट्स पेपर में निकल ही जाता है। इन सब को आप बहुत सारे काम करते हैं, हम लोगों के पास तो लेटर्स उपलब्ध होते हैं। बिल्कुल। जैसे मैं तो बहुत सारे, जैसे करियर काउंसलिंग जितना को बताई हूँ, मैं सिर्फ उनके एक आध लेटर लगाई हूँ। मैं 2 जगह ट्रेनिंग दी हूँ, 1 लेटर लगाई हूँ। 4 जगह ट्रेनिंग, साइंस के लगातार मैं 3 महीने ट्रेनिंग दी थी। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 1 ट्रेनिंग का लेटर लगाया था।
बिल्कुल मैम, देखिए आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न आ रहे होंगे, आप लोगों ने बहुत कार्य किया तभी आप लोगों को ये पुरस्कार मिला। हाँ। और लेकिन देखिए धीरज सर का ये प्रश्न है, बहुत जेन्युइन प्रश्न है, मैंने भी सुना है। ऐसा देखा जाता है कि कई शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बाद शांत हो जाते हैं, इसका क्या कारण है और इसको लेकर के आपके भविष्य की योजनाएं क्या है? देखिए मैम, आपने बताया अभी कि बहुत सारा आपने काम किया है, लेकिन पुरस्कार जीतने के बाद ऑब्वियसली बहुत सारे शिक्षक शांत पड़ जाते हैं, थोड़े ठंडे हो जाते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि चूंकि आपका शायद रिटायरमेंट जल्दी आ रहा है, लेकिन अभी सौरभ सर का तो लॉन्ग जर्नी है, तो आप इस अच्छा पे है। क्या कहेंगे? आप दोनों की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे हमारे दर्शक। तो आप किससे मैम पहले जवाब देना चाहेंगी? जी सौरभ सर बोलिए पहले आप। मैम ये बात आप बहुत अच्छा प्रश्न किया, और ये ऐसा क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं, डिपार्टमेंट के लोग भी और सोसाइटी में, स्कूल में, चैनल वाले भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि अभी मेरी सर्विस करीब 22-23 साल और है, तो ये मतलब मैं यही बात बोल रहा हूँ, आप लोग मेरे पे नजर रखिएगा, और जब मैं शांत हूँ तो जरूर टोकिएगा मुझे, और मैं गारंटी देता हूँ आने वाले समय में आपको ऐसे ऐसी चीज मैं दिखाऊंगा जो सरकारी स्कूल में कभी नहीं हुआ है। अभी मैं ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने का काम कर रहा हूँ, और मैं उसके मटेरियल्स भी मंगाना शुरू कर दिया है, जो शायद बिहार के सरकारी स्कूल के इतिहास में पहली बार होने जाएगा। समय जो लगे, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। जो सरकारी स्कूल में नहीं हुए वो सब मेरी इच्छा है कि वो मैं करके दिखाऊं। मैम आप इस पे अब कुछ बताएं, क्योंकि आप कुछ दिनों में रिटायर कर जाएंगी, कुछ सालों हाँ, में, तो तो आप ऐसा नहीं है कैसे कि इस जर्नी को मेरा काम कंटिन्यू देखिए, रखेंगी? मुझे ये अवार्ड इसलिए भी चाहिए था कि इससे जो रुपए मिलेंगे तो उसको मैं आज अभी तो कोई मैं ये नहीं कोई मतलब नहीं बना रही हूँ, सिर्फ इसको म्यूचुअल फंड में रखूंगी, और इससे जो ये खत्म नहीं होना, इससे जो इंटरेस्ट आएंगे उससे मैं अपने विद्यालय के अलावा कम से कम जिस गवर्नमेंट स्कूल से मैं पढ़ी हूँ, मैके और ससुराल के अन्य स्कूलों को इम्प्रूव करने का मेरा लक्ष्य है कि गांव के वैसे स्कूलों का, ससुराल का स्कूल है तो उसको इम्प्रूव करना, वो भी पुराना हाई स्कूल है अरवल में, जहां से अच्छा। मैं बिलोंग करती हूँ, और अपने गांव जहां मैं क्लास 5 तक, मैं 10 तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, मैं सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ी हूँ। तो जिस विद्यालय से मैं पढ़ी हूँ उस विद्यालयों को तो इम्प्रूव करना मेरा पहला उद्देश्य है, इतना तो मैं मिनिमम मेरा ध्येय है। और इसी साल मैं मेरा बेहतर कार्य करने के कारण साइंस फॉर सोसाइटी से में मुझे पटना जिले से जोड़ा गया है। उन्होंने जोड़ा कि आप पटना में ग्रामीण क्षेत्र में रह के लड़कियों को कैसे ले आती हैं। मैं बताना चाहूंगी कि चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बहुत कम आते हैं, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स मुझे, जबकि मैं प्राइवेट स्कूल पढ़ा के गई हूँ, बहुत हेय दृष्टि से देखते हैं, वो आ गई है ऐसे ही लेकर के, पहले ये सामना करना पड़ता है। तो उन्होंने साइंस फॉर सोसाइटी से मुझे जोड़ा है, तो मैं साइंस के लिए, जैसे आज इनोवेटिव आइडिया के साथ मैं सिर्फ साइंस में प्रोजेक्ट ही, चाहे शोध पर जो चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में आते हैं, मैं वैसे शोध को चुनती हूँ जिससे समाज की कुछ बेहतरी हो। जैसे पिछले साल मेरी बच्ची नेशनल तक गई, मैंने चुना टीडीएस के, पानी के टीडीएस को। गांव में तो नहीं लगा होता आरओ वाटर, मैं पूरे पटना में घूम करके पानी का टीडीएस जांच करके दी। और मैं बताना चाहूंगी 500 से कम घरों से फोन नहीं आया कि मैम घर का टीडीएस कितना रखूं। तो ये अवेयरनेस के साथ परंपरागत नॉलेज पे मैंने काम किया है। बुजुर्गों के लिए कैसे हो, बच्चे मेरे आगे बढ़े या ना बढ़े उससे ज्यादा उद्देश्य होता है। और निकल के जब बुजुर्गों पे मैंने काम किया, मेरी बच्ची बीमार पड़ गई, भाग नहीं ले पाई, बुजुर्गों की हालत पे मुझे आश्चर्य हुआ कि काम करना बहुत जरूरी है इसमें। तो बच्चों के प्रोजेक्ट के माध्यम से 5 साल तो मैं इन सब पे काम करूंगी ही। आगे भी मैं साइंस फॉर सोसाइटी में तो रिटायर्ड आदमी भी जुड़ा रहता है, और काम करने के लिए टीचिंग लाइन, टीचिंग थोड़ी ही कम है। रिटायरमेंट के 96 ईयर्स की महिला को इधर ही मैं देखी हूँ कि इस बैसाखी के सहारे जाके पढ़ा रही है, मैं पढ़ाती रहूंगी विज्ञान। बिल्कुल मैम, आपका ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। मैं आप दोनों से अपील करना चाहूँगी, एक्चुअली समय बहुत कम है और आप दोनों टीचर्स ऑफ बिहार के से जुड़े हुए हैं, तो इसमें जितने भी प्रश्न आ रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, तो सुमन सर और निशी मैम आप दोनों से अनुरोध होगा कि प्लीज़ आप लोग इस कार्यक्रम के बाद क्वेश्चन में ज़रूर जाइएगा, और जो भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं दे पाए या हम लोग नहीं पूछ पाए समय के अभाव के कारण, आप लोग प्लीज़ उनका आंसर ज़रूर कर दीजिएगा। एक अंतिम सवाल हम लोग लेंगे। विनोद सर,
आप सवाल ले लें। जी जी। एक तो मुझे एक शॉर्ट में एक सवाल का जवाब भी चाहिए, ये कि बिहार के शिक्षक कैसे प्रोत्साहित हों। जैसे हमने सुना है कि हमारे बिहार के पॉपुलेशन को देखते हुए हम लोगों के लिए 6 सीटें आवंटित हैं, अलॉटेड हैं, इच्छा शिक्षक पुरस्कार पा सकते हैं, लेकिन 2 ही अब तक, ये 2 ही पुरस्कार मिले हैं, एक सौरभ सर को और एक निशी मैम को। तो ये क्या ऐसा किया जा सकता है कि हमारे जो अलॉटेड सीट्स हैं 6, वो 6 हम लोग पा सकें, हमारे 6 शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत हो। और खुशबू जी जो इशारा कर रही है समय कम है, तो समय कम में क्या हो सकता है ऐसा, एक बार इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कृपा करें। सौरभ सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे ये हम अचीव कर सकते हैं कि हमारे जो सीट्स हैं वो खाली ना जाने पाए, अलॉटेड सीट हमको उपलब्ध होने पाए? सर आपका म्यूट है। ओके, अवार्ड की वेबसाइट को विजिट कीजिएगा तो बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है, नॉमिनेशन के लिए ही ये 6 सीट अलॉट है और अवार्ड देने के लिए 44 to 46 ही अलॉटमेंट होता है। तो ये ऐसा मैंने देखा है कि नॉमिनेशन का भी काउंटिंग दिया है, 170 या 80 समथिंग कुछ है, ये होगा। और अवार्ड का भी एक लिमिट दिया हुआ है, टोटल 44 या 46 ऐसा समथिंग मैंने पढ़ा है। अगर 46 तो क्या किसी स्टेट को लेकर के भी ऐसा नहीं है क्या? हाँ, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये भी है कि 3 स्टेट में मान लीजिए उनको अपना मिनिमम कैटेगराइजेशन फुलफिल करने वाले लोग नहीं मिले, तो 6 सीट हो सकता है बिहार को भी मिल जाए, ऐसा भी है। तो हमें बेस्ट से बेस्ट बनना है, तो तब उस कंडीशन में हम लोग 6 का 6 सीट ले सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, सर ने डॉक्यूमेंटेशन की बात की है, निशी मैम ने भी और सौरभ सर ने भी डॉक्यूमेंटेशन की बात की है। तो मैं सभी शिक्षकों से अनुरोध करूंगी कि आप कार्य बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर इसको प्लीज आप डॉक्यूमेंट करके रखिए। टीचर्स ऑफ बिहार द चेंज मेकर फेस ग्रुप और कुटुंब ऐप पर भी आप डालें, ताकि भविष्य में आप कभी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार ही क्यों, और भी कोई पुरस्कार के लिए आप अगर भरते हैं फॉर्म, तो आपको ये डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो भविष्य में आप इसका उपयोग भी कर सकेंगे। तो मैं सभी शिक्षकों से और सभी व्यूअर्स से आग्रह करूंगी कि आप प्लीज अपने जितने भी फोटोज हैं, वीडियोज हैं, सभी को डॉक्यूमेंट करने के लिए टीचर्स ऑफ बिहार द चेंज मेकर फेसबुक ग्रुप और कुटुंब ऐप पर जरूर डालें, ताकि आप भविष्य में इसका यूज कर सकें। तो सुमन सर, एक बात और जोड़ूंगी खुशबू जी, सर जैसे आपने बोले पिछले साल 42 शिक्षक आए थे, इस साल 44 है, तो इस बार मैम 46 है, मैंने अखबार में पढ़ा है। 46 में 2 दिव्यांग जनों को मिला है। तो कभी कभी दिव्यांग जन नहीं रहते हैं या उनका प्रेजेंटेशन ऐसा नहीं रहता है, तो उनको नहीं मिलता। 2 दिव्यांगों का सीट है। ओके, तो पिछले साल दिव्यांगों की सीट 154 नॉमिनेशन अलाउ है ऑल इंडिया से। 154 वो दिव्यांगों को 54 अलाउड है जो बाद में सिलेक्शन होते हैं। 42 से 44 है और 2 दिव्यांगों की सीट है, यानी 46 मैक्सिमम होंगे। 46 से एक सीट नहीं कर सकता। दिव्यांगों के पिछले साल सीट नहीं थे, सिर्फ 42 थे हुए थे। इस बार कृपया आप वेबसाइट का लिंक जो है ना कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा, ताकि हमारे व्यूवर्स उसको देख पाए और उसको रीड कर पाए। तो खुशबू जी, जी सर, खुशबू जी, मुझे लग रहा है कि लगभग हम लोगों ने जो जानकारी एक कॉमन चाहिए थी शिक्षकों को, हम लोगों ने लिया भी है। और जो प्रश्न छूट गए हैं दर्शकों के, वो आपने रिक्वेस्ट भी किया है और हमने भी कोशिश की है कि जो प्रश्न आ जाएं वो प्रश्नों के जवाब टीचर्स ऑफ बिहार का जो ये टॉक शो है जी। सौरभ सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, बोलिए। एक कंफ्यूजन है, क्योंकि मैं भी कैंडिडेट रहा पहले, और जो हर स्टेज पे कुछ चीज देखा सीखा, क्योंकि पहली बार ही नेशनल में गया और जीत गया, तो इसलिए मैं कुछ बताना, कंफ्यूजन के साथ मैं बढ़ रहा था बहुत सारी चीजों को। तो जो पहले से सीनियर जो लिए, मैं उनसे ही बात किया, जो नहीं ले पाए, जो नेशनल में जाके मैंने उनसे ही बात किया, दोनों के अनुभव को मैंने लिया। तो जिसका नहीं होता है उनके पास भी बहुत बड़ा अनुभव होता है,
तो जो मेरे शिक्षक जिनका नहीं हुआ आप उनसे भी कांटेक्ट करें, वो भी बहुत विशिष्ट हैं अपने काम में। और मैं बताना चाहता हूँ कि एक चीज इम्पोर्टेंट मैं बता दूं कि नेशनल जूरी क्वेश्चन किस तरह के करते हैं, ये बहुत जानना है जरूरी है, उस तरह से बढ़ना है हम लोग। हाँ, तो इसमें क्या है कि आपके जो भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उनसे उनके पास रहता है, पीपीटी भी रहता है, लेकिन वो आपके बातों से ही क्वेश्चन करते हैं जो आप उस समय प्रेजेंट करते हैं। तो अपने वर्क्स को दम जो आपके ओरिजिनल है वही लिखिए, क्योंकि वो क्रॉस करते हैं वो चीज, आपके बात को निगेटिव वे में थोड़ा सा बोलते हैं वो, ठीक है। मतलब चैलेंजेस, आपके चैलेंजेस जानना चाहते हैं वो, ये कैसे पॉसिबल है, ये क्यों है। आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोलिए। जैसे सौरभ सर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उनका कंप्यूटर के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करना। मेरा स्ट्रॉन्ग था लड़कियों को स्कूल तक लाना। जी, तो मैंने उसको किस किस चीज से कैसे लड़कियों को लाया, उस पॉइंट को मैंने प्रेजेंटेशन में बताया। तो आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बिल्कुल, यहाँ पे जो आपने प्रूफ के साथ बोलेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन प्रभावकारी होगा। मतलब अमूमन बात इतनी सी है कि जो भी आप जो किए हैं, यथार्थ जो है, जो सच्चाई है, वो प्रेजेंट करें, ताकि आप मजबूती के साथ खड़ा हो पाए। जो भी जूरी मेंबर क्वेश्चन करेंगे आप उनका आंसर अच्छे से कर पाएंगे। नहीं तो क्रॉस करने पे आप फंस सकते हैं, अगर वो बनावटी बातें होंगी तो क्रॉस करने बनावटी बातें होंगी। तो मैं तो निराश थी कि मुझसे उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, इन लोग सबसे उन्होंने सवाल किया था। अच्छा, तो हम बोले कि अब मेरा खराब गया, क्या गया, सवाल ही एक नहीं हुआ, सबसे 5 से सवाल किए। मुझे संतुष्ट हो गया, पर जब तक रिजल्ट नहीं आया था, रिजल्ट भी धक धक से खोले थे कि पता नहीं मुझसे तो कोई सवाल ही नहीं किया गया। लेकिन ये समझ में आया कि आपके गुड पॉइंट से भी सवाल किए जा सकते हैं, या आपने बनावटी किया। जैसे आज मैं समझ पाती हूँ कि अंतिम में थी तो हो सकता है समयाभाव रहा हो, सौरभ सर से किए गए उनके सवाल थे, उनके किए गए काम फील्ड के, और बाकी लोगों ने उनके कुछ, उनको जो निगेटिव आया वहां से उन्होंने उखाड़ के कैसे पॉइंट को निकाल लिया, उतने ही देर में वो निकाल लेते हैं। इंटरेस्टिंग बात है ना कि 6 टीचर में हम लोग 5 नंबर पे, मैं था 6 पे निशी मैम थी। हम लोग सोचे कि मार्क्स कम आया होगा, पीछे हैं, लेकिन रिजल्ट आया तो लगा पीछे से ही वो सिलेक्शन कर लिया है। बाय चांस क्या मतलब ये सीरियल कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहता है कि आप किस सीरियल पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इम्पोर्टेंट नहीं रहता। हाँ जी, चलिए बहुत मतलब आज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जैसे मुझसे सवाल नहीं पूछे गए तो एक तो समयाभाव हो सकता है उनका, क्योंकि टाइम से थोड़ा हम लोगों का टाइम एक्सीड कर गया था जो बिहार को अलॉट हुआ था, और उनका तुरंत सेकंड शिफ्ट शुरू होने वाला था। लेकिन सवाल करें या ना करें, अगर आपका प्रेजेंटेशन में वो बात है, आपने अगर कुछ इम्प्रूवमेंट किया है, लाइफ में किसी के कोई चेंजेस लाया है और प्रेजेंटेशन में ये बातें दिखी, तो जूरी उसको कंसीडर करेंगे, जो मुझे 2 बार प्रेजेंटेशन देने से समझ में आया। मैं पहली बार छठी की हूँ, उस पर भी खुद को एनालाइज की हूँ कि कहाँ छठी, क्यों छठी। तो काम तो कठिन है मैम, काम तो ये कठिन है ही, और इतना स्ट्रगल करने के बाद ये सब सारी चीजें आती हैं कि भाई रजकण को चूमे बिना कंचन मिला है किसको, और कांटों पर चले बिना मधुबन मिला है किसको। झेलना पड़ेगा इसमें भी। बहुत सटीक लाइन के साथ आप सम अप कर रहे हैं सर, बहुत सटीक लाइन के साथ। तो मैं यहाँ पे निशी मैम और सौरभ सर को एक बार पुनः बधाई देती हूँ, और इस मंच पे आने के लिए और अपने सारे कार्यों को हम दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अग्रिम बधाई आपको। आप जाएं और बिहार का नाम और भी आगे रोशन करें। विनोद सर। धन्यवाद मैम। जी और मंच पे बुलाने के सारे मेंबर्स को, जो मैं भी अंत में आते हैं काम करने के लिए। मैं तो उतना एक्टिव सदस्य नहीं हूँ, मैं अपने आप को मानती हूँ। मैं भी ये अंत में ये मैं कहीं एक्टिव नहीं रहती। मेरे रिलेटिव मैं भी अंत में 2 भावांजलि प्रस्तुत करके कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करूंगा कि जैसे हम लोग अभी चल रहे हैं, टीचर्स ऑफ बिहार जो हमारा ग्रुप है, ये कम्युनिटी काम कर रहा है शिक्षकों के लिए और शिक्षकों के द्वारा है।
तो मुझे लगता है कि इसका काम बोलता है और अब तो हमारा काम नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये 2-3 पंक्तियां अगर कह दी जाएं कि साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिल आदमी से कारवां हो जाएगा, तू किसी के पैरों के नीचे रख तो थोड़ी सी जमीन, तू सबकी नजरों में आसमां हो जाएगा। यानी चंद पंक्तियों के साथ आप सबको शिक्षक दिवस की अग्रिम बधाई। और मैम और सर दोनों पुरस्कार ग्रहण करके आए और वहां से आने के बाद जो हम प्रफुल्लित होंगे वो हमारे चेहरे पर दिखाई पड़ेगा, हम शिक्षकों के लिए गौरव का क्षण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका टीचर्स ऑफ बिहार की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।